जिस कप सिरप की आप चर्चा कर रहे जी। हैं तो उसमें मेनली 3 इंग्रेडिएंट हैं। एक तो कफ सिरप इतना टॉक्सिक हो सकता है ये कभी सोचा नहीं था। ये प्रॉब्लम नई नहीं है, 90 साल पहले यूएस में हुआ, जो एक्चुअल में जाके रीनल जो किडनी है हमारा डैमेज करता है, जिसकी वजह से डेथ हो रही है। तो कफ सिरप से अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत हो रही है तो अल्कोहल उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। जरा से एक कप सिरप से डेथ हो जाना, मुझे लगता है ये ह्यूमैनिटी के लिए एक क्राइम है। एक केस है जहाँ पे चूहों को मारने की दवा का इंटरेक्शन था। कैन यू बिलीव इट? ओआरएस कैसे बनता है, कैसे पहचाने कि ओरिजिनल ओआरएस कैसा है? डॉक्टर जो है ब्रांड नेम के हिसाब से प्रेस्क्राइब करता है, जबकि गवर्नमेंट क्या कहती है, आप उसके नेम से करें। कोरोना काल में ओनली डोलो ही चली, जबकि वो कुछ नहीं है, दैट इज़ पैरासीटामोल। तो आपको सरप्राइज होगा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मौत किसकी वजह से होती है? दवाइयों की वजह से। जब भी आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और कोई मेडिसिन खरीदते हैं तो क्या आप उसका लेवल पढ़ते हैं? इतना ही नहीं, भारत में तो अगर किसी को जुकाम हो जाए, किसी को खांसी हो जाए या फीवर हो जाए, वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय सीधा मेडिकल स्टोर पर जाता है और कहता है भैया मेरे को ये समस्या हो रही, मेरे को दवाई दे दो, और वो दवाई दे भी देता है, जो कि इलीगल है। इस तरह की लापरवाही का नतीजा क्या होता है शायद मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में खांसी की दवाई यानी कफ सिरप पीने से 20 से ज़्यादा मासूमों की मौत हो जाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ये सब उन्हीं लापरवाही का नतीजा है जो हम अक्सर दवाई लेते वक्त या डॉक्टर को दिखाते वक्त या दवाई जब हम पीते हैं या लेते हैं उसको बिना पढ़े, बिना किसी अवेयरनेस के जब हम करते हैं, ये उसका नतीजा है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम ऐसे ही तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आज के इस पॉडकास्ट के हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर सत्येंद्र राजपूत जी, जो कि एक इनोवेटर है, एक रिसर्चर है, और जिनके नाम लगभग 150 से ज़्यादा पब्लिकेशन हैं, 17 से ज़्यादा उनके नाम पे पेटेंट है और 5 किताबें वो लिख चुके हैं। अगर मैं इनके स्टूडेंट की आपको रेंज बताऊँ ना, तो आपको जानकर हंसी आएगी। बचपन से लेके 55 के बीच के जितने भी लोग हैं ना, ये सबको पढ़ा चुके हैं, सबको ये एजुकेट कर चुके हैं। तो इनके रिसर्च में इन क्या निकल के आया है, आखिर हमको किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, मेडिसिन खरीदते वक्त मेडिसिन बनती कैसे है, कफ सिरप बनती कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ ऐसी होती है कि वो टॉक्सिक हो जाती है, एक जहर बन जाती है, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे प्रोफेसर सत्येंद्र राजपूत जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार सर। सर जानना था आपके बारे में, पढ़ रहा था कि 150 से ज़्यादा पब्लिकेशंस है, 5 से ज़्यादा आप किताबें लिख चुके हैं और 17 से ज़्यादा जो पेटेंट है वो आपके नाम पे है। और मैंने ये भी सुना कि आई थिंक आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट पे जो है काम करते हैं। तो थोड़ा मैं एक शॉर्ट में आपकी वो जर्नी को जो है मैं जानना चाहता हूँ। मैंने जैसे आपने बताया कि जो हमारी स्टडी है, मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूँ जी। और मैंने सेल्फ स्टडी पे बहुत फोकस रखा है। टॉपर रहा हूँ कई जगह का, डिस्ट्रिक्ट का, यूनिवर्सिटीज़ का। ओके। और नाइपर से मैंने पीएचडी की है। ओके। और ये रिसर्च करते दौरान जब हम अपना काम कर रहे होते हैं, जी। उसी समय कुछ ऐसी कीन ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमारे पास चीज़ें आती हैं, जी। हमें लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों ना इनको पेटेंट करा लिया जाए। जी। तो हम नेचुरली इन पे पेटेंट करते हैं और प्रोडक्ट की तरफ भी जाते हैं। ओके। क्यों ना, अल्टीमेटली जो एम होना चाहिए हमारी एजुकेशन का, वो सोसाइटी के लिए है। तो हम मिशन मोड में सोसाइटी की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। 5 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं जिससे कि बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो इजीली चीज़ों को समझ पाएँ। और हमारी हमेशा से ही एक आप आदत कह लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाने में इंटरेस्ट लेता हूँ। ओके। और हमारी जो स्टूडेंट रेंज आपने वैसे ही बता दी है, बचपन से 55। तो मैं हर तरह के बच्चे को, हर तरह के सीनियर भी होता है, जी। किस तरह से टैकल किया जाए, इशू क्या है वो कैसे समझें और फर्दर लॉन्ग टर्म तक मोटिवेट कैसे रहें, उस पर वर्क करता हूँ। ओके। फिलहाल आप वर्तमान में जो है कहाँ पे कार्यरत है? मैं अभी गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, जो 125 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे प्रोफेसर के पद पे कार्य कर रहा हूँ। ओके। इसके अलावा जो है वहाँ पे एमएसएमई मंत्रालय आपको पता है, उसके कई सारे प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ। ओके। इसके अलावा स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा हूँ कि किस तरह से वो एमएसएमई के साथ, इंडस्ट्री के साथ, एकेडमिया में अपना रिसर्च सोसाइटी को लेके आए। तो 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमने उसमें सबमिट किए। ओके। तो ये सारे प्रोजेक्ट जितने भी है, जितने आपके ये पब्लिकेशंस है या जो भी आपके पेटेंट है, वो सारे मेडिसिन्स के अराउंड है?
हाँ जी, बिल्कुल मेडिसिन के अराउंड हमारे पब्लिकेशन है। इसके अलावा जब आप रेगुलेशंस की बात करते हैं तो कुछ हमारी जो रिकमेंडेशंस हैं हमारे पब्लिकेशंस के थ्रू आई हैं, वो एफडीए सिडेस्को के लिए हैं डायरेक्टली, अच्छा। कि किस तरह से उनको चीज़ों को लेके आना चाहिए जिससे आप जो है ये जो आजकल इश्यूज हो रहे हैं जी। उनसे बचा जा सके। ओके। जो आप आगे भी चर्चा में लेंगे फिक्स डोज बिल्कुल। कम्बिनेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके। तो सर मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपने तो मेडिसिन्स पर बहुत रिसर्च किया है, पीएचडी आप कर रहे हैं, आप देखते भी हैं कि किस तरह की मेडिसिन बनाने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं ओवरऑल सबसे पहले यही एक बेसिक रूप से आपसे जानना चाहता हूँ कि जो मेडिसिन्स बनती है वो बनने का स्टेप बाय स्टेप मैं एक बार आप समझ सकता हूँ कि क्या है, किस तरीके से बनता है। मेडिसिन बनने का जो हम अगर हम स्टैंडर्ड एमएनसी या बड़ी कंपनियों की बात करें तो जितने भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड हैं वो एट ए मोमेंट एक उनका क्वारंटाइन होता है, वहाँ पे सभी मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। एक बैच डिसाइड होता है कि हमने इतना बड़ा बैच बनाना है, उस बैच के हिसाब से जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं वो एक जगह प्लेस्ड हो जाती हैं। उसके बाद उनकी जो क्वालिटी है, उनके अंदर जो भी पैरामीटर्स हैं वो चेक किए जाते हैं। इनिशियली हम इंश्योर कर लेते हैं कि किसी तरह का कंटामिनेशन मीन्स उनकी क्वालिटी से कोई भी कंप्रोमाइज ना हो इनिशियल स्टेज पे। देन वी गो फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग डेवलपमेंट के लिए जाते हैं। वो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन में हैं आजकल, तो किस तरह से इंग्रेडिएंट, उनकी कंपोजिशन क्या है, कितना मटेरियल किस में कितना पड़ने वाला है, वो प्रोग्राम्ड होता है। वो मटेरियल आगे अपने आप उसमें ऐड ऑन होता चला जाता है और फर्दर जो उनका डेवलपमेंट है, अगर वो सिरप है या वो कैप्सूल बनता है, वो टैबलेट बनता है, किस फॉर्म में, या पैरेंटरल्स है किस फॉर्म में वो मेडिसिन बन के आनी है, उसके हिसाब से वहाँ की मशीनरी डेवलप होती है और आगे जो है वो बन के तैयार हो जाता है और फिर पैकेजिंग के लिए चला जाता है। इन बिटवीन ईच एवरी स्टेप, हर स्टेप पे क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस के थ्रू चेक किया जाता है कि जो क्वालिटी हमने डिज़ाइन की थी, सोची थी, वो एज सच क्वालिटी चल रही है उस बैच में या नहीं, वो इंश्योर किया जाता है। तो जो इशू आता है, जैसे बैच टू बैच चलता है, एक बैच बन गया, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी दैट बैच में होगी। तो मोस्टली जब हम इस तरह की चर्चा करते हैं आज, WHO हो या कोई भी हो, तो इंडिया को हम दूसरे ढंग से देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम हर कंपनी की नहीं है, ना कि सेम कंपनी के हर बैच की है, ये किसी बैच की है। और उसका कई बार हम जो सोर्स मटेरियल जहाँ से लेते हैं, कई बार वहाँ से इशूज आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो एग्जैक्टली प्रोसेस ये है कि जो भी मटेरियल, रॉ मटेरियल है, आपके सोर्स ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। और वहाँ पे आजकल आपने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का भी नाम सुना होगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज उसमें आ गई हैं। तो रॉ मटेरियल है, जो सोर्स मटेरियल है, उस पर आप कितने इंश्योर हो, क्योंकि वहाँ से ही चीज़ें जो हैं गड़बड़ होना, प्रॉब्लमेटिक होना शुरू होती हैं। क्योंकि इन बिटवीन प्रोसेसिंग में कोई ऐसी चीज़ आनी नहीं है, आपने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है और वो एक्चुअल कंपोजिशन में अगर आती हैं तो फर्दर आपकी प्रोसेसिंग ठीक होगी। कई बार होता है कि आपकी मशीनरी एरर आ जाए कोई छोटी सी, उसमें एक कंपोजिशन उसको मिसरीड करे, ऐसा होता नहीं है। बिकॉज आजकल जो मशीनरी होती है, सिक्स सिग्मा कंसेप्ट बर्निंग मीन्स लगभग एरर फ्री हम कह सकते हैं, किस तरह की मशीनरी हमारे पास है। तो चांसेस कम है इस तरह की एरर हो। फिर भी अगर होती है तो हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, जो हर स्टेज पे उसका कंट्रोल करता है कि कहीं कुछ आ रहा है तो इमीडिएटली दैट बैच, पूरा का बैच डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अगर एक किसी सैंपल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस सैंपल का, वो जिस बैच का सैंपल है, उस पूरे बैच को डिस्कार्ड करना पड़ता है हमें। ओके। अच्छा, ऐसे ही जैसे कि आप ये बता रहे हैं और अभी देश में जो हुआ कि खांसी की दवाई पीने से बच्चों की जान चली गई, तो कफ सिरप इतना टॉक्सिक हो सकता है ये कभी सोचा नहीं था, क्योंकि कफ सिरप तो आसानी से कोई भी कहीं से भी लेके आराम से पी सकता है। खांसी होगी, चलो एक कफ सिरप दे दो भैया, फार्मेसी वाला आसानी से दे सकता है। पहली बात तो ये कि क्या कफ सिरप जो मेडिसिन है वो ओटीसी के अंतर्गत आती है, या अगर वो ओटीसी के अंतर्गत आती है कि ओवर द काउंटर आप कहीं भी जाके उसको ले लो? अगर नहीं तो कफ सिरप बनती कैसे है, उसमें टॉक्सिसिटी कैसे आती है, और जो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो हुआ, उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? जो कफ सिरप है मेनली जो आपको पता है कि वायरल हो या बहुत सारी एलर्जिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोल्ड और कफ हो जाता है जी।
तो अल्टीमेटली अगर हम क्योर देखें तो इसका है नहीं। हम लोग कफ सिरप बहुत सारी चीज़ों के लिए भागते हैं तो इमीडिएटली इसकी रिलीफ नहीं है, बट क्या है, वायरल की। हाँ, वायरल की इमीडिएटली हम क्योर नहीं कर सकते हैं। और ये मोस्टली जो ऑटोमेटिकली 7 to 10 डेज में अपने आप जो है रिकवर हो जाता है। अच्छा। बट हम ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी सिम्टम्स ऐसा डेवलप हो और वो फर्दर जाके और वर्सन हो जाए और वो इशू क्रिएट करे। दैट्स वाई दिस जो कफ सिरप हैं, दीज आर ओनली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब उसको इसको फीवर थोड़ा- आ रहा है, हाँ, आसान अब कर उसमें हमने जो कफ सिरप, अगर जिस कफ सिरप की अब चर्चा कर रहे जी। हैं, तो उसमें मेनली 3 इंग्रेडिएंट हैं। एक तो पैरासीटामोल है जिसका काम है कि दर्द ना हो ओके। या फीवर ना आए, उसको कंट्रोल करना है। जी। और दूसरा जो इसमें है क्लोरफेनामीन है, जिसका काम है कि जो आपकी जो सिक्रीशंस हैं, जो वो बन रहे हैं सिक्रीशंस, उनको कम बनाए, रिड्यूस करे। सिर्फ मतलब बलगम की बात आप कर रहे बलगम की बात कर रहे हैं, जो ओके। म्यूकस निकलता जी, जी, है जी, वो जी। बन रहा है, सिक्रीट हो रहा है, हैं। जी। क्योंकि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है और हिस्टामिन को माना जाता है कि जरा सा इरिटेशन अगर हमारे ब्रोंकस में होता है तो ये प्रोटेक्शन के तौर पे ही लेता है, जी। ये अर्ली प्रोटेक्शन है। और वो जब ज़्यादा मात्रा में बनेगा जी। तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके सांस लेने में इशू आएगी, प्रॉब्लम आएगी। देन फिनाइलेफ्रीन है, जो हमारी जो जो वेसल्स हैं ब्रोंकस के अंदर, वो डायलेट हो रखी उनको कंस्ट्रिक्ट कर देगा, जिससे कि जो हमारा जो ब्रोंकस है, जिससे हमें एयर पाइप, हम इसको विंड पाइप भी बोलते हैं, प्रॉपर सांस आ जा सके, स्वेलिंग कम हो जाए। हाँ, वो जो हमारे पास ये है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब ये बनाया जाता है तो इसमें 3 इंग्रेडिएंट हैं, कुछ लोग उसमें 4 भी ऐड कर देते हैं, कुछ लोग उसमें कुछ और ऐड कर दिया, किसी ने मेंथॉन डाल दिया, किसी ने इसमें जो है सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। फिक्स डोज कम्बिनेशन इसको बोलते हैं। और इसमें नोवेल्टी लाने के लिए कि ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है, ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है, तो कुछ ना कुछ इसमें ऐड ऑन कर देते हैं। तो सब मिला के कहीं ना कहीं ये खाली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अब प्रॉब्लम कहाँ से आई इसमें? आपको पता है कि कफ सिरप बच्चा पीने वाला है, तो ये जो है स्वीट होना चाहिए, टेस्ट में अच्छा होना चाहिए, स्मूथनिंग होना चाहिए। तो इसमें ग्लिसरीन है या प्रोपाइल पीजी बोलते हैं इसको, प्रोपाइलिन एथाइल ग्लाइकोल, ये डाले जाते हैं एक्चुअली। अच्छा। और इनकी मात्रा जो है कम से कम होती है और इनका जो ग्रेड होता है वो फार्मास्यूटिकल ग्रेड होना चाहिए। हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली जो इसमें जो पाया गया उसको बोलते हैं डाईएथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा, ये डाईएथाइलिन ग्लाइकोल, ओके। ये ऐसा कंपाउंड है जो फार्मास्यूटिकल है ही नहीं, हैं? मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज ही नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। इसका काम है पेंट इंडस्ट्री में, और पेंट इंडस्ट्री जो बनते हैं, पेंट वगैरह हैं, बनते हैं। हाँ, इन सब में इसका यूज है। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी है आपकी, आप मेडिसिन बना रहे हो तो इसकी यूटिलिटी क्या है? ये होना ही नहीं चाहिए, लेकिन है क्यों और कितनी मात्रा अलाउड है? इसकी मात्रा आपको सरप्राइज होगा कि 0.1% लिमिट है, वो अगर है तो चल जाएगा। बिकॉज होता है क्या है कि हम बात कर रहे हैं, अगर हम पीजी की बात करें, जो हमने अभी बताया, ग्लिसरीन की बात करें, तो जो सोर्स आता है जहाँ से, जी। ठीक है, उसकी ग्रेडिंग क्या है, उसके हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिक्स हो सकती हैं बेस्ड अपॉन दैट। कि आपका अगर सोर्स बहुत अच्छा नहीं है तो उसमें कुछ परसेंटेज एडल्ट्रेंट या फिर इसमें चीज़ें आ सकती हैं, उसकी भी लिमिट है 0.1%। और आपको पता है सरप्राइजिंगली 500% ज़्यादा डीजी पाया गया इसमें, 500%। कफ सिरप मतलब ये डबल नहीं है, 10 टाइम्स नहीं है, 100 टाइम्स नहीं है, 500% ज़्यादा है। मतलब कहीं बहुत बड़ा इसमें ब्लंडर है और जिसकी वजह से ये इसमें आया। और ये जब आया, इसका टेस्ट वैसे ही है, कलर भी सेम है, कोई ऑर्डर तो है नहीं इसकी, तो इजीली आइडेंटिफाइड भी नहीं होता है। जिसकी वजह से आइडेंटिफाइड कैसे होगा? या तो इसकी टेस्टिंग हो, एनालिटिकल प्रोसेस से पता चल जाएगा आपको। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं दैट विल डिस्कस, जिसकी वजह से आप पता कर लोगे कि इसमें ये चीज़ है। अदरवाइज देखने से और सारी चीज़ों से आपको पता चलने वाला है नहीं। तो इसकी वजह से ये चीज़ आई और ये इसने जो है, आपको पता है कितना प्रॉब्लम किया। और ये प्रॉब्लम नई नहीं है, 90 साल पहले यूएस में हुआ ये चीज़। ये कफ सिरप से मौत होना? हाँ, ये डीएजी की वजह से, डीएजी की वजह से, डाईएथाइलिन ग्लाइकोल है, इसकी वजह से 90 साल पहले जो फर्स्ट है 1937 में ये चीज़ें हमें पता चली। हाँ। और वहाँ पे रूल्स ऐसे हैं, रेगुलेशन ऐसे हैं कि वो चीज़ दोबारा नहीं आई। बट हमारे यहाँ अभी लास्ट ही ईयर
दो ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स में जो परसेंटेज पाया गया 6 से 15% एक्स्ट्रा पाया गया, जिस पे WHO ने वार्निंग इशू करा, हमारे सीडेस्को ने उन पे रोक लगाई, उनके बैचेस को रोका गया। और यहाँ तो आपको पता है कि 500% ज़्यादा होने की बात है, जो कि कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये उसमें लिखा हुआ था उसके लेवल में कि ये DEG इसमें मिला हुआ है? जो DEG बताया हमने, ये फार्मास्यूटिकल ग्रेड है ही नहीं, तो इसका कंपोजिशन में होना अनवारंटेड है। आप फार्मास्यूटिकल ग्रेड की और चीज़ें हो सकती हैं, जिसको हमने PEG बताया, ग्लिसरीन बताया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। DEG का होना इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और जो हमने बताया कंपोजिशन, अगर कंपोजिशन हो भी सकती है तो 0.1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये इसका पार्ट होना ही नहीं चाहिए। ये अनफॉर्चुनेटली किस तरह से आया, क्या आया, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इसकी ट्रेसिंग चल रही है अलग अलग स्टेज में, अलग अलग स्टेट्स में, और निश्चित तौर पर जल्दी से इसकी रिपोर्ट मिलेगी। कहीं ना कहीं इसकी ट्रेसिबिलिटी सोर्स मटेरियल तक जाएगी। और इंडिया में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है जब हम ट्रेस करते हैं, बिकॉज कई बार हमारे पास बार कोडिंग सिस्टम मिसिंग है, तो एक्चुअली चीज़ें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ रही हैं, तो सम टाइम देयर इज इशू। बट गवर्नमेंट है आजकल, डिजिटल इंडिया है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, डेवलप हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे पास आएंगी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें अगर कभी होती हैं तो आपका एक्शन किस तरह का होता है, हाँ, ये मेरा कितना सवाल स्ट्रिंजेंट एक्शन होता है जी। उसकी रिपीटेबिलिटी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जो कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है, जिसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, तो ये तो एक प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, लेकिन देखिए मौत हो जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अचानक से जब लगे कि कफ सिरप पीने के बाद में आपको कुछ इरिटेशन हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आपको फील हो रहा है, तो एकदम तो अगर डॉक्टर आसपास नहीं है मान लीजिए, तो क्या कुछ ऐसे एक्शंस हो सकते हैं जिससे कि कम से कम मौत तो ना हो, डॉक्टर तक तो पहुंच जाए? ऐसा कुछ हो सकता है? कोई सॉल्यूशन है इस चीज़ का? इसमें जो देखा गया है कि एंटीडोट्स रहते हैं, जब ऐसी नोजिया, वॉमिटिंग और कई बार सीजर्स, बच्चों को फिट्स भी पड़ जाते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग और पेट में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं जी और बच्चा जो अनकंफर्टेबल हो जाता है। जी तो इसमें जो एंटीडोट, नेचुरल सी बात है, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। जी 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 तो इसके लिए है, होता है क्या है, ये एक हमारे पास जो एंजाइम है बेसिकली, इसका नाम एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। जी तो ये क्या करता है, अल्कोहल्स को मेटाबोलाइज करेगा एसिटाल्डिहाइड में, इसकी इसकी मैकेनिज्म है, मेटाबोलाइज करता है। जी सेम एंजाइम को यूज करता है ये DEG। DEG भी सेम एंजाइम को यूज करता है, और इस एंजाइम के थ्रू ही ग्लाइकोलिक एसिड, जो इसके टॉक्सिकेंट बाई प्रोडक्ट हैं, जो मेटाबोलाइट हैं, जो एक्चुअल में जाके रीनल, जो किडनी है हमारा, डैमेज करता है, उनको अफेक्ट कर रहा है जाके, जिसकी वजह से डेथ हो रही है। जी अब हम इसको एंगेज करें एंजाइम को, हाँ जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इसका काम क्या है, अल्कोहल को मेटाबोलाइज करना। तो हम DAG की जगह, DAG तो हमारी बॉडी में गया हुआ जी है, जी इसको निकालना आसान नहीं है। जी अगर हमें करना भी है, हीमोडायलिसिस करना पड़ेगा आपको, हाँ वो भी डॉक्टर के प्रेजेंस में ही होगा। जी तो इसके लिए हम इसको इंगेज कर सकते हैं कि ये DEG को मेटाबोलाइज ना करे, हम इंगेज कर दें इसको। किससे इंगेज करेंगे, क्योंकि अल्कोहल को मेटाबोलाइज करते हैं। तो हम लोग इसमें बहुत ही डाइल्यूट कंसंट्रेशन में अल्कोहल एज एंटीडोट दिया जाता है, जहाँ पे इसका एंटीडोट अवेलेबल ना हो। आपको सरप्राइज होगा कि ये अल्कोहल जो है, इसके जो है साइड इफ़ेक्ट जो भी टॉक्सिकेंट के आ रहे हैं, उसको रिड्यूस कर सकता है, बिकॉज कंपटीशन है यहाँ पे। एक ही एंजाइम है आपके पास, वो एंजाइम DAG को उठा के टॉक्सिकेंट बना रहा है, इसके मेटाबोलाइट बना रहा है। हमने बॉडी के अंदर IV के थ्रू या बहुत कम कंसंट्रेशन में अल्कोहल इंट्रोड्यूस किया, तो एंजाइम किसको इंगेज करेगा, अल्कोहल को। अल्कोहल DAG भी आएगा, कंपटीशन होगा, तो इतना ज़्यादा DAG अब इन्वॉल्व नहीं होगा। अल्कोहल, क्योंकि ये अल्कोहल के लिए स्पेसिफिक एंजाइम है, अल्कोहल को मेटाबोलाइज फास्टली करेगा, और जो अल्कोहल से मेटाबोलाइट एसिटाल्डिहाइड वगैरह बनेंगे, वो इतने ज़्यादा फैटल नहीं होंगे जितना कि ये फैटल है। तो ये एक अल्टरनेटिव है जो कि आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास अवेलेबल होता है, और डॉक्टर की मदद से आप इस चीज़ को ईजिली जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और बच्चे को
उस लेवल की इंजरी से बचा सकते हैं। ओके, तो कफ सिरप से अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत हो रही है तो अल्कोहल उसका एक एक सॉल्यूशन हो सकता है। बस हमें उसकी कंसंट्रेशन डिफाइन होना चाहिए, 10% से कम रखेंगे और उसको बोलस के फॉर्म में या किस फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना है आप उसमें डॉक्टर आजकल फ़ोन पे अवेलेबल हैं, यू कैन जस्ट आस्क एंड यू कैन गेट द डिटेल। जब तक कि इसका जो जो फोमीपिजोल है एंटीडोट, फोमीपिजोल इसका एंटीडोट है और वो भी सेम काम करता है। वो क्या करता है, जो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है जी। उसको ब्लॉक कर देता है, उसको रोक लेता है, वो जाके इनहिबिटर है डायरेक्ट। तो हमारे पास जब ये अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली तो अपन अल्कोहल के माध्यम से इस एंजाइम को एंगेज करते हैं जिससे टॉक्सिकेंट जिस मात्रा में बन रहा है वो ना बने और जो इंजरी हो वो एटलीस्ट कम उस से लेवल कम तक ना जाए कि बच्चा जो है, आप पता है कि किस तरह से एक बच्चा बर्थ लेता है और डेवलप होता है। आप उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली, उसकी मदर आप देखते हैं और ज़रा से एक कप सिरप से डेथ हो जाना, मुझे लगता है ये ह्यूमैनिटी के लिए एक क्राइम है। बिल्कुल और ये ऐसा क्राइम है जिसकी सज़ा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और जब होगी स्ट्रांग तो ये चीज़ें जो है आजकल जो केयरलेस एटीट्यूड आया है, जी जी केयरलेस एटीट्यूड ही कहूँगा मैं, बिल्कुल वही क्योंकि है। एक ऐसी चीज़ आपकी आपकी फार्म में है जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। जब हम प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, इस कमरे में हम कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो हमने सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट आइडेंटिफाई कर लिए, वहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल है, हमने क्वालिटी कंट्रोल भी कर लिया, इसका चेक कर लिया कि यही चीज़ें पड़ने वाली हैं। तो वो प्रोडक्ट कैसे आ गया हमारे, जब हमें ऑलरेडी सब कुछ है। और WHO ने 2023 में स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हुई हैं कि जहाँ भी ये ग्लिसरीन और PEG प्रोपेलाइलिन एथाइलिन ग्लाइकोल जहाँ भी इनका यूज होना है वहाँ पहले ही आपको असेस करना पड़ेगा कि वहाँ DEG एडमिसिबल लिमिट से ज़्यादा तो नहीं है। ये गाइडलाइन है और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट की जा रही हैं, फॉलो की जा रही हैं, उसके बावजूद ये मिस कहाँ हुआ। आपको विश्वास नहीं होगा कि सिडेस्को ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। हमारे यहाँ क्या है कि एक प्रोसेस अलग चलता है कि हम ओनरशिप आपको दे देते हैं, यू आर द इंडस्ट्रियलिस्ट, आप प्रोडक्ट बना रहे हो। ये सिडेस्को को थोड़ा समझाइए क्या है? सिडेस्को जो हमारा जो जो ये हमारा जो है भारत सरकार का क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड कंट्रोल करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। जी जैसे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, इसी तरह से हमारा भारत सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश में जी जो इंडस्ट्री है उनको रूल्स बनाना, रेगुलेशंस करना और उनके क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, ये सिडेस्को का कार्य होता है। जैसे FSSAI बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वो फूड स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करता है, ऐसे ही ये ड्रग कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करता है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि रिसोर्सेज कई बार नहीं होते उतने, कई बार हमारे पास उतने इंस्पेक्टर्स नहीं होते हैं, कई बार भी स्टेट वर्सेस जो सेंट्रल है वो भी इशूज़ रहता है, तो उतनी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। तो क्या करा है सिडेस्को ने, एक ओनरशिप आपको दे दी कि दिस इज़ योर ड्यूटी कि आप हर बैच को आप टेस्ट करोगे, हर बैच को सर्टिफाइड करोगे कि वो ठीक है नहीं है, आपकी ड्यूटी है। यू नीड टू मेंटेन द रिकॉर्ड, डेटा, सब कुछ आपको मेंटेन करना है। इंस्पेक्टर विल गो, इंस्पेक्ट करेंगे, वो देखेंगे प्रॉपर चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। और आपको पता है इंस्पेक्शन और इस चीज़ में कई बार गैप होता है और उसी गैप का जो है ये जो नतीजा हमें मिला है देखने को, बहुत ही अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ है, कहीं ना कहीं उसका ही नतीजा है। ओके, अच्छा सर, एक चीज़ और मैं अभी ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जब ये सब चीज़ें ऑलरेडी गवर्नमेंट अप्रूव करते हैं तो DEG क्यों यूज़ किया गया होगा? इसके पीछे का कोई मतलब पैसे की बचत है, केयरलेस है? केयरलेस चलो है ही है, पैसे की बचत के अलावा और क्या इनका यूज हो सकता है? ना, आपने आंसर लगभग हमारा इसमें कंप्लीट कर दिया है कि पैसे की बचत। अच्छा, ये सस्ता तो पड़ता ये है? बहुत सस्ता है, ये करीब जो है हमारा जो और इंग्रेडिएंट डलते हैं वो उनके 3 गुना 5 गुना इस तरह से कॉस्ट आती है। ये बहुत सस्ता है, इवन 40 से 45 रुपए पर केजी में अवेलेबल है, जबकि और इंग्रेडिएंट डलने वाले से कई जाना 3 गुना 4 गुना 5 गुना है। और दूसरा है कि इसका ऑर्डर नहीं है, स्वीट टेस्ट में भी आ गया, कोई स्मेल नहीं आ रही आपको, कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, तो ये आसानी से मिक्सअप हो जाता है।
तो लोग क्या करते हैं कि दूसरी जगह तो इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, जैसे हमने बताया पेंट इंडस्ट्री है, कलर इंडस्ट्री है, वहाँ तो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं हम। लेकिन जहाँ जीवन की बात आती है, ह्यूमन लाइफ की बात आती है, तो वहाँ पे इस इंडस्ट्रियल ग्रेड को यूज ना करके एक हमारा फार्मास्यूटिकल ग्रेड चलता है, वो चीज़ें यूज की जानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं जो इसका सोर्स मटेरियल है उसमें कंटामिनेशन किया जा सकता है। तो इसमें रीजन एक तो इकोनॉमिक है ही, लोग जो हैं कुछ लोग चाहते हैं कि अर्ली मनी कमाना, हम तो इसको ब्लड मनी कहते हैं, किसी को मार के आप पैसे ले रहे हो, कहीं कहीं ना कहीं हमारे जो मोरल है, एथिक्स है, वो हमारे इंडियन सिस्टम के तो किसी के भी अगेंस्ट है। कोई भी ह्यूमन के लिए, ह्यूमन को कोई भी चीज़ फैटल हो, ऐसी किसी की सोच नहीं हो सकती है, लेकिन होती है। कुछ लोग हैं जो हमारी सोसाइटी में हैं जिनकी सोच ये होती है, उनको हम लोग एंटी पर्सनालिटी बोलते हैं। अगर हम साइकोलॉजी की टर्म में बात करें तो एंटी पर्सनालिटी हैं। और इसका एग्जाम्पल आपको बड़े आसानी से हम समझा सकते हैं। कई बार आप गार्डन में अगर आप विजिट कर रहे हो, अपने गार्डन में घूम रहे हो जी, तो आप फूल तो नहीं तोड़ते होगे, पेड़ तो नहीं उखाड़ते होगे, है ना। लेकिन कुछ लोग आपने देखा होगा, जब G20 की बैठक हुई, बहुत सारे हमारे जो कैपिटल है उसको सजाने के लिए चीज़ें की गई। आप देखा कुछ लोग गमले लेके जा रहे हैं, कुछ लोग प्लांट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ नहीं करते, उसको एक धक्का ही मार देते हैं, पुश कर देते हैं, जस्ट वो चीज़ एज इट इज़ ना रहे, बिकॉज उनके दिमाग में एक एंटी पर्सनालिटी जैसी वर्क करती है। वो सीधे सीधे चीज़ों को ना देखते हुए उसको कहीं ना कहीं वो केओस, कन्फ्यूजन और जो है इशू क्रिएट करने में इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं एंटी पर्सनालिटी। तो एक ब्रेन मैपिंग स्टडी एम्स में भी की गई। आप ब्रेन मैपिंग के थ्रू बड़े आसानी से इन चीज़ों को पता कराया जा सकता है कि किसकी क्या फितरत है। तो जो आपकी इंडस्ट्री में काम करने आया है, आपके लिए वो डिवोटेड होना चाहिए। आपसे वो जो भी सैलरी लेता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका कमिटमेंट है, ये चीज़ें कभी नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। और किसके हेल्थ के लिए? जो अबोध है, जिसको कुछ भी पता नहीं है, बच्चा है, वो छोटा बच्चा है, वो तो अपने अपने हेल्थ के लिए वो ठीक हो जाए, वो ऑटोमेटिकली भी ठीक हो सकता है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपने तो उसको कब सीरप दे दिया। और जब कब सीरप की ज़रूरत नहीं थी या ज़रूरत भी थी, तो बहुत सारी हमारे यहाँ स्टैंडर्ड कंपनियां हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जिनके स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल हैं। कुछ लालच। अब इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हालांकि डॉक्टर्स का भी रोल है। अच्छा। आज के ज़माने में भी डॉक्टर को हम भगवान बोलते हैं। हालांकि सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते, तो हमारा स्टेटमेंट जनरलाइज नहीं है, लेकिन कुछ कमीशन की वजह से अब जो है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, वो तो कमीशन देने से रहा, बिकॉज ही इज़ इन्वेस्टिंग ऑन हिज क्वालिटी, सेफ्टी, उस पर वर्क कर रहा है सारा। एक कंपनी आती है लोकल, रजिस्टर्ड हो गई कहीं पे, और उसने अपना प्रोडक्ट बनाया, अब उसने पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। अब अच्छा, लोग ले रहे हैं, कैसे लेंगे? डॉक्टर लिखेगा, कब लिखेगा, क्यों लिखेगा डॉक्टर? उसको इंसेंटिव्स मिल रहा है। एमपी में ऐसे डॉक्टर्स को पकड़ा भी गया है, आपको पता होगा। तो वहाँ पे ये इंसेंटिव्स जो सिस्टम है, हालांकि इसको भी रोकने के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर कुछ सफल भी हुए हैं, लेकिन है वो आज भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्टेंस है, जो हमारे लिए आज भी बहुत दुख का विषय है कि कुछ परसेंटेज इनकम की वजह से हम ऐसे प्रोडक्ट जो सोसाइटी जिनको नहीं पता है, उनको हम खिला रहे हैं, दे रहे हैं, जो अल्टीमेटली हमारे पास ह्यूमन लॉस का कारण बनता है। ये जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। ये जो आपने बातें भी बोली है, तो बहुत सारे लोग, मेरे भी लोग मतलब साथ वाले फार्मासिस्ट है, और वो एमआर वगैरह का काम करते हैं, मार्केटिंग में है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या सच में ऐसा होता है कि आप डॉक्टर जब जाता है तो डॉक्टर उस कंपनी की दवाई इसलिए लिखता है कि वो कंपनी उसको एक यूरोप का ट्रिप दे देती है, उसको अच्छे अच्छे गिफ्ट देती है, उसको जो है एक कमीशन, मोटा कमीशन उसको दे देती है? ये वाकई में इस लेवल पे काम होता है? क्योंकि वो तो कमीशन ले लेगा वो, लेकिन क्या डॉक्टर कमीशन लेने से पहले, यूरोप की ट्रिप जाने से पहले, क्या ऐसे भी डॉक्टर्स है कि वो चेक करे कि हाँ, ये दवाई मैं चलो कमीशन लेते रहूँ, लेकिन अच्छी है कि नहीं, बेटर है कि नहीं? यहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट की है, जो एमआर के रूप में
डॉक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप यूरोप ट्रिप या ये ट्रिप जो भी है क्यों प्रपोज कर रहे हैं? देयर इज सम इशू। नहीं तो हमारा तो रोल ये होना चाहिए कि नेचुरल सी बात है, कोई कंपनी नई आई है तो ज़रूरी नहीं कि वो पेन मार्केट में आसानी से ही चली जाए। तो निश्चित तौर पर वो अपने एडवर्टाइजमेंट तरीके लेके आएगी, लेकिन ये तरीका नहीं होगा कि आप अपनी वैल्यू जो आपके प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी आप उसको बताइए। आप नए मार्केट में आए हो, आप कंपेयर कीजिए ना जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, आप उससे अच्छे क्यों हो, उस पर फोकस करिए, उस पर वर्क करिए। मैं भी हमारे भी छोटे बच्चे हैं जी। कप सिरप हम भी पिलाते हैं और बड़ा दुख होता है ये सारी चीज़ें देख के और सुन के। हाँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे डॉक्टर हैं अननेसेसरी, बिल्कुल कह रहा हूँ मैं अननेसेसरी, मल्टीपल प्रोडक्ट लिखते हैं। बच्चा जिसको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, क्या आप उसको 5 से 6 सिरप सिंगल डे लेने के लिए बोल सकते हो? नहीं होना चाहिए। अब अननेसेसरली बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। इवन मैं बताऊं कि ये एंटीवायरल जो वायरल प्रॉब्लम है जी। जिसका मैं बता रहा हूँ क्योर है नहीं है, सच सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, इसमें लोग एंटीबायोटिक दे देते हैं। अब वो बैक्टीरिया नेचुरल सी बात है, वो वायरस के लिए आपके पास जो मेडिसिन है वो तो ठीक है, वो वर्क करनी चाहिए, वायरल के लिए दे सकते हैं उनको, हालांकि इसका क्योर नहीं है सच। अब आप उसको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक अलग है बिल्कुल, बैक्टीरिया जो अलग है, बैक्टीरिया का मैकेनिज्म, बैक्टीरिया जो है कैसे काम करता है बिल्कुल डिफरेंटली आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। इससे क्या है, एक नई प्रॉब्लम हमारे देश के लिए खड़ी कर दी है, मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट। अब क्या है कि एंटीबायोटिक जो है काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ज़रूरत नहीं थी आपने दे दी, बॉडी के अंदर रेसिस्टेंट डेवलप हुआ, जिसकी ज़रूरत नहीं आप दिए चले जा रहे हो, बॉडी ने आइडेंटिफाई कर लिया। और हमारे बॉडी, आपको पता ही बैक्टीरिया हमारे शरीर में है, किसी भी गट या स्टमक कहीं भी ले लो बैक्टीरिया, अब एयर में है, यहाँ भी है बैक्टीरिया, हमारी बॉडी में तो जा ही रहे हैं कहीं ना कहीं। अब वो अननेसेसरली एक्सपोज हो रहे हैं ऐसी चीज़ों की जो हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी जब हम बीमार होंगे। आपने उनको पहले एक्सपोज कर दिया, उन्होंने अपना रेसिस्टेंट डेवलप कर लिया, अब आप मेडिसिन देते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि जो नेसेसरी मेडिसिन्स हैं उतनी ही दी जाएं। पहला तो है कि अवॉइड करना चाहिए, अगर अवॉइड होती है, अगर देनी है, हमारे पास बहुत सारे नुस्खे हैं, हम दादी के नुस्खे बोलते हैं, बच्चों में बहुत काम करते हैं। और आयुर्वेद है हमारे पास, कई सारा इलाज जो है हमारा बहुत ही सिंपल है और आसानी से उसमें मदद मिलती है। तो क्यों हम इतने सारे सिरप लें? अगर ले भी रहे हैं तो देन ये डॉक्टर का एथिकल एक मोरल ड्यूटी है कि जो रिक्वायर है उसको दिया जाए। और जो भी ट्रेस, बहुत सारे आपने जो बताया है ना ये केसेस, यूरोप ट्रिप और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कोई हिडन नहीं है कि मैं कहूँ कि ऐसा नहीं है तो किसी पर्दे के पीछे हो रहा है, नहीं है। ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं, जब ये ट्रेस हो जाते हैं, लाइट में आ जाते हैं तो उनको पनिश भी किया जाता है, लेकिन पनिशमेंट इतना सीवियर नहीं होता है कि वो बंदा खुद से दोबारा क्राइम ना करे। आपने देखा है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम, ये पनिशमेंट सिस्टम है, एक डिलेड है और सिस्टम चलता रहता है तारीख पे तारीख वाला, आपको पता ही है। दूसरा, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पहले एविडेंस में ही बहुत सारा चीज़ें हो जाती हैं, एविडेंस कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो ये जो है हमारे लिए बहुत कंसर्न की बात है कि थ्रू सम इंसेंटिव्स आप जो है इस लेवल पे मेडिसिन्स आप पैन इंडिया में ऐसी पॉपुलेशन को एक्सपोज कर रहे हो जो ना बता सकती है ना बोल सकती है कि उनको पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, अबोध है एकदम। वो तो हमें तब पता चला कि इतनी फर्टिलिटी हो गई, डेथ हो गई, नहीं तो क्या पता चलना था उसमें। अगर उस लेवल के सिम्टम्स नहीं इमीडिएटली आते हैं, यही अगर 8-10 साल बाद होते हैं, आपको पता है कि कोविड-19 की वैक्सीन, इनके इफेक्ट लॉन्ग टर्म में होने वाले हैं। तो सिमिलरली जिसने रीनल इंजरी इनिशिएट कर दी है तो वो नेक्रोसिस और चीज़ें होंगी और फर्दर होंगी, हो सकता है कि लेटर ऑन हो, इमीडिएटली ना हो। यहाँ तो इमीडिएट का सवाल आया ना, इसलिए इतनी जल्दी आइडेंटिफाइड हो गए, इतने जल्दी पकड़ लिए गए, इतने जल्दी जेल में हो गए या इन्वेस्टिगेशन हो गया। अगर ये फैटिलिटी ना होती, हम कह रहे इससे थोड़ा माइल्ड होता तो क्या होता, बच्चे का जीवन तो दांव पे लगा दिया आपने कुछ परसेंटेज की वजह से। तो मेरे हिसाब से जो है मोरल एजुकेशन है, आज जो यूथ है, तो हमारा आह्वान यूथ के लिए है कि कहीं ना कहीं
आपको मनी जो है हर चीज़ नहीं दे सकता। इट इज़ माइंड, हमारा दिमाग है कि आपने उसको कैसे ट्रेन करना है। वंस यू फील सेटिस्फाइड, संतोषम परम सुखम कहते हैं ना, तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। कितना मनी लोगे आप, कितना लोगे आप, कितना रोटी खाओगे, कितना खाना खाओगे। मैं जब कभी भी डिस्कशन करता हूँ तो मेरा एक पॉइंट रहता है जिस पे मैं बहुत फोकस करता हूँ, वो है फूड क्वालिटी। जो आप खाना खाते हो, खाना आपका एडल्ट्रेटेड मिल रहा है, सारी चीज़ें केमिकल, बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे आपको प्रॉब्लम हुई, आपने मेडिसिन ली, दवा लेने के लिए चले गए, दवा आपको मिल गई, और दवा ऐसी मिली कि आपने देखा होगा एक केस आया जहाँ पे चूहों को मारने की दवा का एडल्ट्रेशन था। कैन यू बिलीव इट? जिंक सल्फाइड, वो एडल्ट्रेटेड थी। उस अब वो मेडिसिन ली हमने अपने फ़ायदे के लिए, वो हमें मोर्टेलिटी की तरफ, फैटिलिटी की तरफ ला सकती है, लेके जा सकती है। तो फूड एडल्ट्रेशन तो क्राइम है ही, उससे भी बड़ा क्राइम हमारा जो है मेडिसिन भी, क्योंकि हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, मेडिसिन का उसका प्रसाद मानते हैं कि वो ठीक कर रहा है हमें, और वहीं पे अगर झोल है तो कहीं ना कहीं बहुत ही कंसर्न की बात है हमारे लिए और देश के लिए। अभी एक रिसेंट में क्या हुआ, कुछ दिन पहले की, आई थिंक कुछ दिन कहाँ, 2 दिन पहले की बात है। एक महिला ने 8 साल पुराना एक केस जीता है कि जो ORS वर्ड है यस, है ना, तो कि ORS जो है, आप किसी भी चीज पे ORS लिख के नहीं बेच सकते, इससे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन समाज में जाती है। और जो ओरिजिनल ORS होते हैं वो लोग खरीदते नहीं है, वो पी लेते हैं, जबकि वो खतरनाक है, उसमें शुगर है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो जो अक्सर जब डायरिया हो जाता है या फिर लूज मोशन लोगों को हो जाते हैं तो कहते हैं कि ORS ले लो, ठीक है। तो उस ORS के बारे में थोड़ा सा ये मतलब बताइए कि ORS कैसे बनता है, कैसे पहचाने कि ओरिजिनल ORS कैसा है, क्या इसका अल्टरनेटिव कोई घर पे भी हम लोग बना के ऐसा कर सकते हैं कि हमारे आसपास ORS तो नहीं है, घर पे ये बना ले, ऐसा हो सकता है? निश्चित तौर पर जो ORS अल्टीमेटली क्या है कि जब डायरिया वगैरह होता है, फ्लूइड लॉस है, बच्चे से जो है आप देख रहे हो कि लगातार वाटर जा रहा है, इसके साथ साथ आयंस जा रहे हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट आयंस हैं वो निकल रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये जो बफर्स के आयन हैं वो सारे निकल रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो ORS में कुछ नहीं है, सिंपली साल्ट्स हैं जिसको हमने वाटर में लेना है और देना है, राइट। इसमें सिंपल साल्ट हैं, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, बट ये है कि हमें जो इसमें मिली इक्विवेलेंट जो उनकी कंपोजिशन है वो इम्पोर्टेंट रहती है, वो आपने उसमें डालना है, एक्चुअल पानी में डिजॉल्व करना है, पीना है। रही बात क्वालिटी की कि जो WHO सर्टिफाइड है या हमारे जो जेनरिक जो आप बात कर रहे हैं जेनरिक आउटलेट हैं, तो वहाँ पे आपको ऑथेंटिकेटेड सिस्टम मिलेंगे, बिकॉज उनका मेन पर्पस इज़ नॉट गेनिंग द मनी। जेनरिक वाले हम कहते हैं कि वहाँ पे पर्पस मनी का नहीं है, तो दे विल चार्ज वेरी स्मॉल अमाउंट, उन्हें उतना पर्पस वो नहीं है। भारत सरकार बहुत सारी मदद कर रही है उनकी शुरुआत से लेके मेंटेनेंस के लिए, तो क्यों ना हम मेडिसिन वहाँ से लें जो एक्चुअल हो, जेन्यून हो। जब हम बात कर रहे हैं कि कोई ब्रांड नेम की बात आ जाती है, हमने आपको अभी बात बताया था कि जब हम रिसर्च कर रहे थे फिक्स डोज कम्बिनेशन पे, कुछ कम्बिनेशन ऐसे हैं जो जिनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपने उसमें 2-3 मेडिसिन होनी चाहिए जो दैट इज़ रिक्वायर्ड, आपने क्या करा, इसमें चलो विटामिन सी ऐड कर देते हैं, विटामिन सी ऐड कर दिया आपने, थायमीन कोई और विटामिन ऐड कर दी, ये ऐड करके क्या बना दिया आपने, एक अलग प्रोडक्ट बना दिया और उसको आपने ब्रांड नेम दे दिया, उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया वो उस ब्रांड नेम से, क्योंकि डॉक्टर जो है ब्रांड नेम के हिसाब से प्रेस्क्राइब करता है, जबकि गवर्नमेंट क्या कहती है आप उसके नेम से करें। जैसे पैरासीटामोल है, मेडिसिन है, फिनाइल एसिटामीन है, आप फिनाइल एसिटामीन लिखिए, कोई भी कंपनी बना रही है, वो डोलो है, वो कौन सा है, पैरासिप है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अंदर साल्ट कौन सा है, दैट साल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। और साल्ट जो है क्योंकि इस पर ऑलरेडी पेटेंट एक्सपायर है, तो ये ईजिली बहुत ही सस्ते में आपको आसानी से मिल जाता है। अब हमें उसको ब्रांड नेम बनाना है, हमने उसको डोलो बोल दिया, बहुत कंट्रोवर्सी हुई आपको पता है कोरोना के टाइम में। तो मैं किसी प्रोडक्ट या फिर कंपनी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ना उसके अगेंस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्चुअल मेडिसिन है दैट इज़ वेरी वेरी लेस कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कम है। जब आपने 2-4 चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर दी विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इवन, और वो ब्रांड बना के उसका नेम दे दिया आपने, और वो डॉक्टर ने डोलो डोलो लिखना,
ठीक है, कोई भी मेडिसिन उन्होंने। क्या कंट्रोवर्सी थी वैसे डोलो वाली? डोलो कंट्रोवर्सी थी जब कोरोना काल चला। पैरासीटामोल आज से नहीं, हम हाँ। हमेशा से ही ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक कंपनी आई, उसने 650 mg लेके आ गई। वैसे हम 500 ले रहे थे। अगर हमें 650 भी चाहिए तो डॉक्टर कह देता था कि 1.5 टैबलेट ले लो, या फिर फ्रीक्वेंसी चेंज कर देता था, अकॉर्डिंगली हमें मिलती। एक पर्सन आए, उन्होंने अपनी जो है एक 650 अलग से ही नाम दे दिया और लोगों ने लिखना चालू कर दिया डोलो 650, जो कि सेम चीज़ है और वो हमेशा से ही ले रहे हैं। और देखा उन्होंने मार्केट वैल्यू कितनी की, और उसमें जो आपको अगर आप पढ़ोगे इसमें 1000 करोड़ प्लस का स्कैम था ये, डोलो वाला। इस चीज़ करने के लिए। अच्छा, उन्होंने और पैरासीटामोल के साथ और क्या ऐड किया उसमें? कुछ नहीं, उन्होंने डोज डिफाइन कर दी, 650 का अलग से बना के दे दी, और 650 के थ्रू उन्होंने उसका नाम दिया और उसको मार्केट दे दिया, और उसका अच्छा। फंडिंग करी उन्होंने। फंडिंग किस में करी? एडवर्टाइजमेंट में, प्रिस्क्राइब करने के लिए। जी, जो पैरासीटामोल 500 mg की थी, हाँ, उसको उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने उसको 500 mg को 650 mg करके उसको नाम उसको डोलो ब्रांडिंग दे के देके और उसको मार्केट में उतार मार्केट दिया। में कर दिया, और वहाँ खर्च कर दिया उन्होंने, मनी लगा दिया, डॉक्टर्स को दिए इंसेंटिव्स जैसे भी दिए। तो कोरोना काल में ओनली डोलो ही चली, जबकि वो कुछ नहीं है, दैट इज पैरासीटामोल ओनली। लेकिन इसका एक आपको और इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ मैं। जो हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, हाँ। सिमिलर उसमें जो हम लोग टेस्टिंग ग्लूकोज के लिए जाते हैं, तो हमने ये चैलेंज फेस किया। उन्होंने क्या करा कि हम 25% आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या सेम पैकेजिंग में 25% एक्स्ट्रा दे दिया आपको। अब क्या हुआ, एक हमारा जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट रहता है कि हमारा जो हार्मोन है अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसमें 75 ग्राम आपको जो है वो दिया जाता है। आपने देखा होगा ग्लूकोज का एक पैकेट रहता है, उसमें एक अमाउंट रहता है, वो पूरा हमें पी लेना होता है एक साथ। 2 घंटे बाद दोबारा हमें उसकी टेस्ट होता है। उस टेस्ट के बाद हमें पता चल जाता है किस तरह से काम कर रहा है वो। उन्होंने क्या करा, उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि हमें जितना लेना है डोज वो मिल नहीं रहा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, उसको वे करना पड़ रहा है। वे करने के बाद और डॉक्टर्स और जो भी आप जो मेडिकल स्टोर पे देगा, बैलेंस तो है नहीं उनके पास। आप कैसे करोगे, आप घर पे बैलेंस कैसे करोगे, आपका घर पे भी बैलेंस नहीं है। तो दिस इज, उन्होंने एड ऑन करके दिया, लेकिन दैट इज अगेन वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द सोसाइटी। तो आपने ये भी सोचना है कि आप एड ऑन तो कर रहे हो, वहां से एड ऑन करके आपने मार्केट कैप्चर कर लिया, यहाँ पे एड ऑन करके आप सोसाइटी को परेशान कर रहे हो। आप रेट घटा दीजिए, कम कर दीजिए, लेकिन उसकी रेशनल क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्बिनेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसकी क्या है। एक चर्चा आपने शुरुआत की थी, मैं उस पर भी थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन। आपने बोला था कि हमारे देश में जो है ओवर द काउंटर कफ सिरप आप लेने जाओ तो मिल जाता है, नहीं मिलना चाहिए, दैट इज प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है। अब तो एक्सक्लूसिवली बोल दिया गया है कि अगर प्रिस्क्रिप्शन है तो ही मिलेगा आपको मेडिसिन। अगर किसी ने लिख के दिया डॉक्टर ने, हम लोग और आगे चलते हैं, आपकी प्रिस्क्रिप्शन है, हम आपसे पूछ लेते हैं कि अच्छा आपको ये इशू हुआ था तो आपने क्या मेडिसिन ली, हमने प्रिस्क्रिप्शन दिखा दिया, हमारी ये मेडिसिन थी, हमने ये लिया और मैं ठीक हो गया। अच्छा जी, कौन सी प्रिस्क्रिप्शन भेजना, फोटो ले लिया, फोटो लेके हम गए मेडिकल स्टोर पे, ये हमें भी दे दीजिए। ऐसा होता है। तो ये एक मेजर इशू है। आपका प्रॉब्लम अलग है, उसका अलग है। आप नाम पढ़िए, किसका नाम है, किसकी एज है, कब दी गई, और आप दूसरे बंदे को कैसे दे सकते हैं। आईडी आप देखिए, अब प्रिस्क्रिप्शन डेट देखिए कब दी गई है। ऐसा तो नहीं होता है कि 1 साल बाद आदमी उठ के आएगी हमें मेडिसिन चाहिए। डॉक्टर भी 15 दिन का वक्त देता है, 1 हफ्ते का देता है, 2 हफ्ते का देता है। आपको मेडिसिन लिखी, 2 हफ्ते तक यूज कीजिए, उसके बाद आप मेरे पास दोबारा आइए, दोबारा मैं देखूंगा, जज करूंगा, मेडिसिन ठीक है तो हम देंगे। वो तो नहीं है, हमारा तो प्रिस्क्रिप्शन पुराना काम कर रहा है। हमें बीपी की प्रॉब्लम है तो हम जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लेके चले जा रहे हैं, टेलमिसर्ट्रॉन चाहिए तो टेलमिसर्ट्रॉन ही लेके चले जा रहे हैं। हो सकता है वो काम नहीं कर रही, या उसकी डोज कम करना हो सकता है डोज बढ़ाना हो, हमें पता ही नहीं है, और हम लिए जा रहे हैं मेडिसिन लेके। आपको सरप्राइज होगा कि वर्ल्ड में मेजर डेथ, सबसे ज़्यादा मौत किसकी वजह से होती है? दवाइयों की वजह से। आपको सरप्राइज होगा, ये एक्सीडेंट नहीं है,
ये कोई कैंसर नहीं है, कार्डियोवैस्कुलर नहीं है, ये इट्रोजेनिक डिजीजेज हैं, मतलब दवाइयों से इंड्यूस बीमारियां। तो दवाइयां किस लिए हम ले रहे हैं? बीमारी हटाने के लिए। ठीक करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए। और सबसे ज़्यादा मौत का कारण दवाइयाँ हैं। तो ये तो बड़ा एक जो किंग कर्तव्य मूड जैसी स्थिति है कि हम कहाँ जाएं पता नहीं है। हम जाना भी अपने आप को ठीक करना चाह रहे हैं, और ठीक और जो कारण है मेजर डिजीजेस का वो भी यही है। तो फिर क्या करें हम? मतलब एक जो है अनजान पर्सन क्या कर सकता है, जिसको नहीं कोई चीज़ पता है, वो क्या करे इस चीज़ के लिए? तो हमने एक इंट्रोड्यूस किया है जो मेडिसिन सिस्टम होना चाहिए वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए। अब आप किसी सर्जन के पास जाओ तो वो उसको आपको क्या रिकमेंड करेगा? सर्जरी। वो करेगा इसकी सर्जरी कर देते हैं, काम हो जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ इस तरह की प्रैक्टिस है। लोग बता देंगे कि ये इशू है तो वो अपने जो भी उसकी फील्ड है अकॉर्डिंगली सजेशन दे देगा। दैट शुड नॉट बी द केस। जो एसओपी है, आपका एसओपी इस तरह से होना चाहिए कि फर्स्ट एक हफ्ते के लिए ये देखिए, सेकंड हफ्ते के ये देखिए, इस तरह से होना चाहिए, जो कि नहीं है। हमारे पास नेचुरोपैथी, योगा, आयुर्वेद, इंडियन सिस्टम मेडिसिन इतना स्ट्रांग है कि जिसकी वजह से हम डिले कर सकते हैं बीमारियों को। मैं एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताता हूँ कि मैं दुबई में लेक्चर दे रहा था जी। तो वहाँ की कंडीशन बहुत हार्श हैं, टेम्परेचर हाई रहता है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं ओबिसिटी कम करने के लिए, या हार्ट की प्रॉब्लम कम, ओबिसिटी है तो हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, तो हार्ट के लोग ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। ओबिसिटी तो फिर भी चल जाती है, भाई आदमी सर्वाइव तो कर ही रहा है, लेकिन उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए लोगों ने वहाँ पे सर्जरी बड़े लार्ज स्केल पे कराई हुई थी। बायरियाट्रिक सर्जरी करा रहे हैं लगातार, और वहाँ पे प्रेजेंटेशन चल रही, लेक्चर दे रहा है बंदा, मैं इतनी करके आया। मैंने लेक्चर दिया, मैंने बोला हम 20 मिनट तक आपको सिर्फ रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, 20 मिनट टेक अ रेस्ट एंड योर हार्ट विल बी स्ट्रॉन्गर। बोला ये कैसे हो सकता है, ये तो कोई बात ही नहीं है। हमने कहा चलो 20 मिनट नहीं है तो 45 मिनट दे देते हैं, 45 मिनट आप रेस्ट करिए, आपका हार्ट विल बी स्ट्रॉन्गर। बोले ये तो बड़ा सरप्राइजिंग सा है। हमने कहा हमारे यहाँ कल्चर है, हमारे यहाँ ट्रेडिशंस हैं, हमारे यहाँ प्रैक्टिसेस है, अगर हम ये करके देखेंगे तो आप हेल्दी हो जाओगे। तो बहुत सरप्राइजिंग लोगों ने लिया। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, उसको हम किसी और पॉडकास्ट पे जब भी होगा उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। बहुत सिंपल है, हमारे पास इतने सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं हमारे कल्चर में जिससे आप ओबेसिटी कम कर सकते हो। तो ये इशू ही नहीं है हमारे पास, जिस इशू को हम इतना बड़ा बना के रखे हुए हैं। और मोटापा तो आई थिंक मुझे लगता है इंडिया के लिए पेंडेमिक हो जाएगा आने वाले दिनों में। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला ही है कि आने वाला जो हमारे लिए बहुत ही ट्रेजिक होने वाला है मोटापे की वजह से। और मोटापे का इलाज बड़ा आसान है भाई, हमें सिर्फ अपने खाने पे ही तो कंट्रोल करना है, कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी स्पेंड करना है, उस पर ही तो वर्कआउट करना है। वो करा जा सकता है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। अल्टीमेटली इट इज़ दी ट्रेनिंग ऑफ अवर माइंड। हम माइंड को ट्रेन करते हैं, एक प्रोटोकॉल डेवलप करते हैं, एक हम ऐसा कैप्सूल डिज़ाइन करते हैं जो इस पर वर्कआउट करता है। हमें क्या है, आदत पड़ गई है कैप्सूल लेने की, मेडिसिन लेने की, यही समस्या सबसे बड़ी है। और आपने सुना होगा कि जब डॉक्टर मेडिसिन नहीं देता है, बंदा यार डॉक्टर अच्छा नहीं है, दवाई नहीं दी उसने तो मैं कहता हूँ दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। आपको एक कैप्सूल दिया, कैप्सूल मतलब एक स्ट्रेटजी दी, एक प्लान दिया, वर्कआउट उस पर काम करिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो लोग करना नहीं चाहते हैं। हमारी सोसाइटी में अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहते हैं। लोग आसान सोल्यूशन ढूंढते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम। अच्छा सर, जब अभी हम बात कर रहे थे प्रिस्क्रिप्शन को लेकर के, तो कौन कौन सी दवाइयाँ ऐसी होती है जो प्रिस्क्रिप्शन पे मिल सकती है? और ऐसे ही क्योंकि बहुत सारे फार्मासिस्ट भी है, मेडिकल स्टोर वाले भी लोग हैं, फार्मेसी वाले जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो कैसी दवाइयाँ उनको किसी भी कीमत पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन देनी ही नहीं चाहिए, चाहे सामने वाला कितना भी इंसिस्ट करे? और कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो दे सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जो ओटीसी में? तो प्रिस्क्रिप्शन पे थोड़ा मैं कैटेगराइज वाइज आपसे पूछना चाहता हूँ। मेनली जो है, जब भी ज़्यादातर हमारा जो शेड्यूल है, एच शेड्यूल लेते हैं हम लोग। एच शेड्यूल में जो मेडिसिन है हमारी, जो जैसे आप बीपी, जो वाइटल ऑर्गन है हमारे, ठीक है, जो एंटीबायोटिक हैं इवन है, और जो हमारे डायबिटीज़ हुई, ये मेजर डिसीजेज हैं, उनको जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम ले ही नहीं सकते जब तक कि हमें प्रिस्क्रिप्शन
आपके डॉक्टर, सर्टिफाइड डॉक्टर से, और विद इन टाइम फ्रेम। वो भी नहीं है प्रिस्क्रिप्शन दे दिया आपको, आज देखा, आप मेडिसिन लिख दी और आप 1 महीने बाद मेडिसिन लेने जा रहे हो। थिंग्स चेंज्ड। हमारा बॉडी इज़ वेरी डायनामिक, वो चीज़ें चेंज करता है बहुत Right. आसानी से। ओटीसी में ले क्या सकते हो आप, जो आसानी से आप ले सकते हो, तो वो हैं ऐसी बीमारियां जिनका थेरापेटिक विंडो हम बोलते हैं। थेरापेटिक विंडो का मतलब ये है कि अगर वो मेडिसिन आप लो तो अगर उसकी डोज जो है ज़्यादा भी हो जाएगी तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। उसका जो है थेरापेटिक विंडो बहुत ज़्यादा है, वो अफेक्ट नहीं करेगी, डैमेज नहीं करेगी। इवन पैरासीटामोल है, वो आसानी से अफेक्ट नहीं करता, मतलब डैमेजिंग है, बहुत कंटिन्यूसली ले रहे हैं, एवरी मेडिसिन इज़ डैमेजिंग। क्या कहा जाता है ना कि पॉइजन, इवन दिस वाटर इज़ पॉइजन। अगर आप ज़्यादा लेंगे, अगर उसकी डोजिंग एबनॉर्मल है, दैट कुड बी द पॉइजन। पॉइजन कुड बी एनीथिंग। बट क्या है कि जैसे आपकी जैसे आई से टॉपिकल प्रिपरेशन ज़्यादातर जो हमारे बॉडी शरीर पे बाहर से यूटिलाइज की जाएं, या फिर ORS जैसे आपने बात करी है ना, इस तरह की जो चीज़ें हमारे बॉडी के जो मैनेजमेंट हैं, आसानी से मैनेजमेंट के लिए दी जा सकती हैं ओवर द काउंटर। इसके अलावा मोस्टली ड्रग जो हमारे ऑर्गन सिस्टम को सिस्टमेटिकली इफेक्ट करें, मतलब सिस्टमेटिकली मतलब क्या है कि आपने एक टैबलेट ली, वो टैबलेट आपके हार्ट से लेके ब्रेन से लेके हर जगह जा रही है, और हर जगह जा जा के कहाँ कहाँ क्या इम्पैक्ट डालेगी वो एक डॉक्टर को पता है। और आपकी जो फार्माकोकाइनेटिक है, हर एक बंदे की फार्माकोकाइनेटिक अलग है। फार्माकोकाइनेटिक समझ रहे हैं कि आपने टैबलेट ली, एब्जॉर्ब हुई, बॉडी के अंदर गई और बॉडी के अंदर पास आउट हुई, अलग है। आप एक ड्रग को फास्ट मेटाबोलाइज कर सकते हो, दूसरा बंदा स्लो करता है। स्लो मेटाबोलाइज करेगा, उसकी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेगी, और वो ज़्यादा देर तक रहेगी तो हो सकता है वो टॉक्सिक की तरह काम कर जाएंगे। तो मेजर जो मेडिसिन्स हैं वो डॉक्टर बोलते ही हैं कि विदाउट कंसल्टेंट और डॉक्टर नहीं लेना चाहिए कोई भी मेडिसिन। एक शेड्यूल एक्स होता है, शेड्यूल एक्स, वो क्या होता है? शेड्यूल एक्स में जो भी जो मेडिसिन्स हैं जो आपके एडिक्शन खास कर सकती हैं, मींस आपका जो है फिजिकल डिपेंडेंस डेवलप हो सकता है, जिनका नेचर है नारकोटिक नेचर है। अच्छा, नशे वाली जो हाँ, जो नशे वाली मतलब प्रोन टू हैं। अब जैसे कफ सिरप की हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो कफ सिरप में भी आपको पता होगा उड़ता पंजाब है ना, बहुत सारा वहाँ पे लोग कफ सिरप पी रहे थे नशे के तौर पे वहाँ पे। अच्छा, कफ सिरप से नशा भी होता है? आपको यस, कफ सिरप को लोग आजकल तो कोडीन से लेके बहुत सारी चीज़ें जो हैं कोशिश की जा रही है कि ऐसी चीज़ें ना हो हमारे कोडीन कफ तो सिरप मैंने में। उसके लेवल में पढ़ा है, जी, और मैंने फार्मेसी मैंने पढ़ी है, तो उसमें आई थिंक कोडीन ओपियम का डेरिवेटिव यस, है ना? क्या है इसके बारे में थोड़ा बताइए। मॉर्फिन जैसे हमारे ओपियाइड आपको पता ही, अफीम, और अफीम से मॉर्फिन निकलता है। मॉर्फिन के ही अलग अलग कंपोजिशन है, जैसे मॉर्फिन है, थीवेन है, कोडीन है। तो ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में, इफेक्ट अच्छा है, इनको मैजिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। अगर किसी को परसिस्टेंट क्रोनिक पेन है तो डॉक्टर देंगे इसको, और लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या करता है ये, एक हमारी फिजिकल डिपेंडेंस हो जाती है, उस पर एडिक्शन हो जाता है, और जब एडिक्शन हो गया तो पर्सन विल बी डिपेंड ऑन दैट। उसको अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, विड्रॉल सिम्टम आएंगे। विड्रॉल सिम्टम का मतलब क्या है कि अगर वो चीज़ नहीं मिली तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाना, एंजाइटी हो जाना, पैनिक हो जाना, और आपका हाइपर हो जाना। फिर वो कब ठीक होगा, जब आपको वो फिर मेडिसिन दी जाए। तो शेड्यूल एक्स में जो मेडिसिन हैं दे आर नारकोटिक ऑरिजिन, और दे आर प्रोन टू हैव द एडिक्शन नेचर। तो विदाउट व्हेन यू आर इन दी हॉस्पिटल बेड or under the supervision of doctors, then only these kind of medicines may be given. तो Otherwise, ऐसे अगर लेके हम ये प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, और उसमें कोई ऐसी एक्स शेड्यूल की कोई ड्रग है उसमें लिखी हुई है, वो देगा? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। डिपेंडिंग दैट कि अब केयर गिवर, आजकल क्या है कि आपको जो है फैमिली डॉक्टर्स हुए, आपके फैमिली केयर गिवर हुए, ही नीड टू सर्टिफाई दैट कि जब आप वो मेडिसिन ले रहे हो किसके सुपरविजन में हो। आपको पता है केयर गिवर होम में अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, या जिनकी केयर हम होम में ही करते हैं, इन दैट केस दिया जाता है, बट दैट इज़ स्पेशल केसेस ओनली।
ये ऐसे नहीं है जनरलाइज वे में कि आप शेड्यूल की मेडिसिन मार्केट में बेच रहे हो, दैट शुड नॉट बी देयर। बहुत ही स्ट्रिंजेंट उस पे रूल्स हैं हमारे। अच्छा, ओके। एक क्या होता है, अक्सर जेनरिक मेडिसिन्स होती है और दूसरी होती है जो ब्रांडेड मेडिसिन्स होती है। अक्सर ये कहते हैं, और जेनरिक मेडिसिन्स को लेकर भी बहुत सारी अफवाहें भी होती है और बहुत सारी ऐसी बातें भी होती है कि हालांकि इंडियन गवर्नमेंट खुद जो है एक मेडिकल स्टोर खुलवा रही है जिसमें सबसे सस्ती दवाइयाँ जो है होती है, और बहुत सारे मेडिकल स्टोर के सामने लिखा होता है कि सभी दवाइयों पर 90% तक की छूट, ऐसा। तो जेनरिक मेडिसिन्स जो है, इस तरह की जो समस्याएं, जो कफ सिरप लेके मोते हो जाना या इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये जेनरिक में ज़्यादा आसानी से होती है, मिलती है, या ब्रांडेड में होती है? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, जो ब्रांडेड है, हम लोग ब्रांडेड की बात करें, हमारे यहाँ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। ब्रांडेड हम उसको बोलते हैं कि सपोज फाइजर एक कोई मेडिसिन लेके आया, फाइजर ने अपना उस पर पेटेंट ले रखा है और उनका ही होलसेल कमांड है उस पर। तो फाइजर ब्रांड की, हम किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं कि उन्होंने मेडिसिन पे बहुत रिसर्च किया, पेटेंट लिया और उसको मार्केट में लॉन्च किया, तो ब्रांड नेम हो गया उनका, इस ब्रांड का ये प्रोडक्ट है। अब क्या हुआ कि आफ्टर 20 ईयर्स वो जो है पेटेंट एक्सपायर हो जाता है। आफ्टर 20 ईयर? आफ्टर 20 ईयर, 20 साल के बाद? हाँ। अच्छा। पेटेंट फाइल करने से और प्रोडक्ट मार्केट में आने से 20 साल के अंदर उसका ड्यूरेशन रहता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात है कि? ऑल ओवर वर्ल्ड। अच्छा। अब जो है इंडस्ट्री के पास एक्सक्लूसिव राइट था तब तक, वो ख़त्म हो गया। अब बहुत सारी कंपनियां आती हैं, और क्योंकि आपको पता है कि मेडिसिन जो साल्ट है बहुत सस्ता होता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। ओनली पार्ट क्या है कि जब उस पर रिसर्च बहुत सारी लगती है, उस पर ह्यूमन रिसोर्स लगता है, उसके डेवलप होने में बिलियंस मनी इन्वॉल्व होता है, तब वो मेडिसिन वो आपको 200 रुपये में, 500 रुपये में, 1000 में, डिपेंडिंग अपॉन दैट। कुछ मेडिसिन आपको पता होगा करोड़ में भी आती हैं। हाँ, ठीक है। तो वो एक्सपायर हो गया। अब कोई भी कंपनी आए, एनी कंपनी कैन कम एंड दे कैन मेक, बिकॉज उसका ब्रांड का जो पेटेंट था एक्सपायर हो गया है। अब वो कंपटीशन है, कौन जब ज़्यादा सस्ते में बनाएगा, नेचुरल सी बात है, वो साल्ट डालेगा जो एक्चुअल साल्ट है वही डालेगा। बहुत सारे उसमें इनोवेशंस लेके नहीं आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली इफेक्ट कौन सा कर रहा है? सॉल्ट कर रहा है, तो हमें सॉल्ट ही चाहिए। तो सॉल्ट, उसको हम बोलते हैं जेनरिक। तो जेनरिक जो मेडिसिन हैं, दे आर एक्चुअल साल्ट। नेचर ये नहीं है कि अकेला ही साल्ट दे रहे हैं, उसमें जो भी डायलेटेंट हैं, जो भी चीज़ें उसमें लग रही हैं वो दे रहे हैं, ओनली थिंग। अब वो पेटेंट एक्सपायर हो गया तो नेचुरल सी बात है कि अब एक्सक्लूसिव राइट खत्म है, कंपटीशन मार्केट का चलेगा, तो उसका रेट जो है एक्चुअल रेट आ जाता है। मतलब अगर वो मेडिसिन 200 में बिक रही थी, आज वो जो है 40 पैसे की मेडिसिन होगी। आप समझ सकते हैं, 40 पैसे की मेडिसिन है। और थोड़ा बहुत उसमें अगर आप बेनिफिट भी लेना चाहते हो तो हम जो हमारी सिडेस्को है या फिर हमारी नेशनल पॉलिसीज़ हैं जी, उन्होंने प्राइस कंट्रोलिंग भी बता रखा है कि इससे ज़्यादा प्राइस होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो वो जेनरिक मेडिसिन आई। लेकिन अब स्मार्टली क्या कर रहे हैं, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था आपको कि मेडिसिन तो जेनरिक ही है, डालेंगे तो वही, लेकिन हमने क्या करा, कुछ और ऐड ऑन कर दिया। उसके साथ हमने थायमीन डाल दिया, विटामिन से डाल दिए, जिसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है, बॉडी में विटामिन की ज़रूरत रहती है, लेकिन वो उसको टैबलेट के फॉर्म में लोगे ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज हैं। और उन्होंने क्या कि उसका फिक्स डोज कम्बिनेशन कर दिया, कुछ और चीज़ें ऐड ऑन कर दी, वैल्यू एडिशन कर दिया, और उन्होंने अपना ब्रांड नाम दे दिया कि ये मिसनोमर है, दिस इज़ नॉट, उनका कोई ब्रांड नहीं है, दिस इज एक्चुअली जेनरिक प्रिपरेशन ओनली। आप उसमें वैल्यू एडिशन के नाम पे आप उसको अपना ब्रांड नाम से मार्केट में बेच रहे हो और बिक रही हैं वो। जो हमने एग्जाम्पल लिया था एक ऐसे ही है, हमने एक रिसर्च करी और पाया कि बहुत सारे फिक्स डोज कम्बिनेशन हैं जो एक्चुअली नहीं होने चाहिए, और उसके बाद 360 एट ए स्ट्रेच रिमूव हुए मार्केट से फिक्स डोज कम्बिनेशन। सिडेस्को ने बैन कर दिया कि दिस फिक्स डोज कम्बिनेशन नॉट एट ऑल रिक्वायर। ठीक है, हमें ज़रूरत है एस्पिरिन की, हमें ज़रूरत है पैरासीटामोल की, हमें साल्ट की ज़रूरत है इफेक्ट
जो हमारे ऊपर इफेक्टिव होगा। हमें किसी लोगों को लेके या ब्रांड को लेके नहीं चलना है। तो यहाँ पे जो इशू आया कि जो एक्चुअल मेडिसिन है वो जेनरिक है, बाई केमिकल नेम, बाई साल्ट नेम। तो डॉक्टर को भी बताया गया जो हमारी गाइडलाइंस हैं दैट इज़ फॉर दैट कि आप नेम लिखोगे क्या, जेनरिक नेम लिखोगे, मतलब मेडिसिन का नेम लिखोगे। अब होता है क्या है कि या तो डॉक्टर के पास समय कम होता है, आपने देखा होगा एक प्रिस्क्रिप्शन एरर वर्ड सुना होगा आपने, पी लिख के डॉट डॉट कर दिया। अब पी से आप फिनाइलएप्रिन लोगे कि पैरासीटामोल लोगे, आप समझो। तो ये जल्दी की वजह से भी होता है, और या फिर इतनी बड़ी स्पेलिंग लिखना पड़ रहा है, उसको अवॉइड करने के लिए रहता है। तो लोग क्या करते हैं, ब्रांड नेम लिख दिया, 2 अक्षर का नाम है, ठीक है, छोटा सा नाम है, उन्होंने लिख दिया। अब ब्रांड नेम लिखने से क्या हुआ, आपने एक कंपनी को प्रमोट कर दिया, एक इंडस्ट्री को प्रमोट कर दिया। अब वही इंडस्ट्री का प्रोडक्ट आप लेंगे या दूसरे को देंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो हो रहा है, दैट इज रॉन्ग, जो कि चल रहा है। तो डॉक्टर जो है वो ब्रांड नेम लिखता है, सॉल्ट नेम नहीं लिखता है। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आपको सॉल्ट नेम लिखना है, किसी ब्रांड का नाम नहीं लिखना है। चॉइस इज कस्टमर, पेशेंट है, उसकी चॉइस है वो किस कंपनी के प्रोडक्ट हमारा लेगा। तो क्या होता है ना, हमारी तो सोसाइटी में यही है, अगर वो ये तो दवाई का पत्ता एक देगा, अगर वो वाली नहीं मिली, मान लीजिए किसी मेडिकल स्टोर पे वो वाली दवाई नहीं है जो उसने लिखी है, ब्रांड तो लिखा उसने, तो लेकिन फार्मासिस्ट बोलता है कि एक काम कीजिए, ये तो नहीं है इस कंपनी की, सेम दवाई है लेकिन दूसरी कंपनी की है, और हम लोग लेते नहीं है उस चीज को। ये भी एक हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल एक बैठ जाता है कि शायद वो इफेक्टिव नहीं होगी, इफेक्टिव नहीं होगी। हम लोग ये मान के चलते हैं इफेक्टिव नहीं होगी। तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बताया कि यही फार्मासिस्ट का रोल आता है। और आजकल भारत सरकार ने ये स्ट्रिंजेंट रूल भी है एक्चुअली कि देयर शुड बी ऑलवेज ए फार्मासिस्ट। हर मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट होना ही चाहिए। अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो यू कांट रन फार्मेसी। लेकिन हमारे यहाँ पे तो जी फार्मासिस्ट जो होते हैं वो लाइसेंस देते हैं अपने रेंट पे, और वहाँ से मंथली लेते हैं, और उनको बोलते हैं आप इस पे वो चलाइए। जो उसको चला रहा है उसको अनुभव मेडिकल स्टोर चलाने का तो है, दवाई वो पढ़ लेता है, शायद हम ना पढ़ पाए, डॉक्टर लिखी वो पढ़ लेता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अनइथिकल है कि इथिकल ऐसे हो सकता है? ये बिल्कुल भी अनइथिकल है। और जो हमने बताया कि जो लाइसेंस देना लेना आजकल बहुत स्ट्रिंजेंट है, आधार कार्ड के थ्रू, आजकल डिजिटल इंडिया है, इसके थ्रू ऐसे लोग जो हैं टैप किए जा रहे हैं, आइडेंटिफाइड किए जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये जो है इनका लाइसेंस रद्द होता है। आपको पता है जब इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं ओपनली, होता है क्या है कि इंडिया में थोड़ा सा पॉलिसी पे अगर देखें तो थोड़ा सा लीनियंसी रहती है। यू कैन मैनेज एवरीथिंग विद द मनी, राइट। तो पीपल आर ट्राइंग टू मैनेज दैट, लेकिन कोई ना कोई ऐसा यूथ आ जाता है जो ईमानदार है, और देश को ऐसे ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, आके डिस्क्लोज कर देता है कि ये चीज़ें चल रही हैं। और इमीडिएटली आपको देखते हैं वो मेडिकल का लाइसेंस तो जाता ही जाता है, फार्मासिस्ट जिसका लगा होता है उसको बैन कर दिया जाता है हमेशा के लिए। तो जो मेडिकल स्टोर पे आपने बताया कि हम लोग नेचुरल से हमें ये लगता है कि ये मेडिसिन लिखी है, इसी से काम होने वाला है, इसी से फ़ायदा होने वाला है, वो ब्रांड से फ़ायदा नहीं होने वाला है। उसके अंदर जो सॉल्ट है, जैसे हमने बात की थी, कप सिरप में पैरासीटामोल है, क्लोरफेनामिन है, फिनाइलएफ्रिन है। अगर आप गूगल करोगे कोल्ड ड्रिप के अलावा तो आपको 100 सिरप मिल जाएंगे जिसमें यही सॉल्ट है। अच्छा, एड ऑन उन्होंने कुछ और कर लिया। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जो कोल्ड ड्रिप सिरप बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है श्रीसन फार्मा। दैट इज़ ए लोकल कंपनी प्रेजेंट इन तमिलनाडु। और उस पर लोकल रूल और एक्ट गवर्न करते हैं। लोकली लाइसेंस ले लिया, लाइसेंस लेके पैन इंडिया में आप मेडिसिन भेज रहे हैं। दैट इज़ अगेन वेरी प्रॉब्लमेटिक इशू। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लोकल में लाइसेंस लेके आप ऑल इंडिया बेच सकते हो, ये अलाउ है कि नहीं है? यस, अलाउ है। तो फिर ये जो आपने रूल की बात की है, जो सेंट्रल रूल होते हैं और जो स्टेट के रूल होते हैं, कुछ दोनों में कुछ डिफरेंस होता है या सेम ही होते हैं? ऑलमोस्ट जो एक्ट है, नेचुरल सी बात है कि सेंट्रल का रूल जहाँ भी है वो प्रिवेल करता है। प्रिवेल मतलब जहाँ भी कन्फ्लिक्ट आया तो स्टेट वर्सेस कंट्रोल ऊपर होगा। लेकिन जो इंडस्ट्री एक लोकल रीजन में है, एक छोटे से एरिया में है, तो वहाँ पे जो गवर्न कर रहा है, जो भी रेगुलेटर है, जो भी है, वो स्टेट का है, लोकल का है। तो इंस्पेक्शन एंड ऑल दीज
जो कंप्लाइंस है या इम्प्लीमेंटेशन है तो ओनर्स उसके पास है। अच्छा, वो अनटिल अनलेस रिपोर्ट सेंटर को नहीं कर रहा है समथिंग इज रोइंग इज हैपनिंग, सेंटर अगेन नहीं जा सकता है। आपको स्टेट अथॉरिटी ने ही उसके ऊपर एक्शन लेना है, जो भी करना, मॉनिटरिंग करना है। अगर वो इंडस्ट्री मान लो मल्टीपल स्टेट्स में है या फिर मल्टीपल स्टेट्स में उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या जहाँ अगर इन्वॉल्वमेंट कई स्टेट्स का हो जाता है तो फिर देन सिडेस्को का रोल आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मेरे बहुत सारे रेगुलेटर फ्रेंड्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनसे हम डिस्कशन जब भी करते हैं तो ये एक इशू आता है जहाँ पे सेंट्रल वर्सेस स्टेट हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली क्या, इंटीग्रेशन, आपने अपनी मशीनरी को इंटीग्रेट करना है, आपके वो सपोर्ट हैंड होने चाहिए। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं आइदर ईगो, आइदर हमारे जो भी पर्सनल बेनिफिट हो सकते हैं उनके बेसिस पे हम इन चीज़ों को जो है अंडरमाइन करते हैं। दैट शुड नॉट बी द केस। हम प्राइस की बातें कर रहे थे अभी, तो प्राइस मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी है कि एक डोलो जो बनी है, पैरासीटामोल की जो टैबलेट बनी है, उसके बनने से लेके जब वो बनती है तो उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी होती है, एक्चुअल की ये इससे ऊपर की है ही नहीं किसी भी कीमत पे? देखिए, इसमें जो कॉस्टिंग होती है, कई फैक्टर हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक तो आपका रॉ मटेरियल, फिनाइल एसिटाफिन जो भी इसका मटेरियल है वो, उसकी कॉस्ट। अच्छा, ये सिंथेटिक है तो आराम से सिंथेसाइज किया जा सकता है, एपीआई आसानी से मिल जाता है। इवन बहुत सारे एपीआई हमारे चाइना से आ जा रहे हैं जो जिनकी कॉस्ट बहुत कम है। इस पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट हो गई, ब्रांड वैल्यू हो गई, ये सब मिला के मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो जब कंपनी जो ब्रांड फर्स्ट टाइम लेके आती है, ठीक है, उसका ये जो है 1% ही एक्चुअल कॉस्ट होती है। आप समझ सकते हैं, मतलब जो है 100 रुपये में कोई चीज़ आप ले रहे थे वो 1 रुपये से भी कम की है, 1 रुपये से भी कम की है। तो ये जो जब आपका जन औषधि लेके आए, जन औषधि क्यों क्लेम कर रहा है कि 90% वो उस पर आपको डिस्काउंट है? बिकॉज वो 10% की भी नहीं है मेडिसिन, मेडिसिन तो 1% की है, या 8% की है, ये 5% की है, इससे ज़्यादा नहीं है। 5% आपने हैंडलिंग चार्जेस और बाकी सब चीज़ें लग रही हैं। लेकिन जब आप एज ए ब्रांड के रूप में जा रहे हो, किसी उस पर जा रहे हो, तो वो आपसे 100 रुपये चार्ज कर रहा है। तो पैरासीटामोल कॉस्ट उसकी जो है 1 रुपये से भी बहुत कम है, बहुत कम है अगर आप देखोगे। अच्छा, कोई ऐसी मेडिसिन है, मैं एक बार इंटरनेट पे मैं सर्च भी कर रहा था, सोचा आपसे पूछ लूँ, इस दुनिया की सबसे महंगी मेडिसिन वो इंजेक्शन फॉर्म में हो सकती है या फिर लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, कौन सी है और कितने की है? ये जो है अभी कर्नाटक बंगलौर में भी एक इशू आया था, तो उसमें समथिंग लाइक 16 करोड़ रुपीज़ इंजेक्शन है। और जो ये इंजेक्शन है आपका रेयर डिसीजेस के लिए है। 16 करोड़ का इंजेक्शन? हाँ, एक इंजेक्शन रेयर डिसीज के लिए है। रेयर मतलब ऐसी बीमारियां जो बहुत कम लोगों को होती हैं, बहुत कम, इम्यूनोजेनिक हैं। मतलब आपने देखा होगा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या ऐसी बीमारियां हैं जिन्होंने आपके इम्यून सिस्टम को ही कंट्रोल कर दिया, कंप्रोमाइज कर लिया, ठीक है। तो आप कुछ भी कर ही नहीं पा रहे हैं, और आप वो क्या कर रहे हैं कि आपके बॉडी को ही टारगेट कर रहे हैं, आपकी खुद की सेल्स। तो आपने क्या करना है कि ऐसी मेडिसिन लेके आना जो उसको रोके। तो इंजेक्शन के फॉर्म में आ रही हैं। इंजेक्शन जब हम दे रहे, और एक्सक्लूसिव राइट लिया हुआ है कंपनी ने, मतलब पेशेंट ही उसके 5 लाख में भी एक होगा। अच्छा। मतलब इतने कम पेशेंट होंगे तो उसके कस्टमर कितने होंगे, आप सोच सकते हैं। कम ही है वो, है ना, बहुत कम है। रेयर डिजीजेज हैं, पेशेंट है ही नहीं। अब जब मेडिसिन बनाएगा तो एक मेडिसिन बनाने में $500 to $1 बिलियन का खर्चा है। यू कैन अंडरस्टैंड कितना खर्चा है। तो खर्चा कवर कैसे होगा उसका? इसी माध्यम से होगा। देन अब आप सपोर्ट भी करना है, तो एक कंसेप्ट चलता है एक्सेसिबिलिटी वर्सेस अफोर्डेबिलिटी। मतलब एक मेडिसिन एक्सेसिबल सभी को होना चाहिए, लेकिन सभी अफोर्ड कर लें, ये तो कैपेसिटी सबकी नहीं है। लेकिन अगर एक्सेसिबल है वो मेडिसिन, तो अफोर्ड का हम सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। बिकॉज इफ वन कैन नॉट अफोर्ड, देन क्राउड फंडिंग इज देयर, and their NGOs are there, they can support and you can get the medicine.
तो अल्टीमेटली एक्सेसिबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो एक्सेस होना चाहिए मेडिसिन। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो एक्सेसिबल नहीं है। कोरोना काल में देखा आपने, बहुत सारे वैक्सीन्स थे जो कई कंट्रीज़ के एक्सेसिबल ही नहीं है, उनको मिल ही नहीं रहा है। तो हमारा फिर मैत्री वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम चला, उसके तहत हमने एक्सेसिबल कराया है मेडिसिन, रीच टू एवरी पर्सन, और कॉस्ट भी नहीं, हमने पैसे भी नहीं लिए। तो ये इंडिया की जो पॉलिसी आई, और आपका जो हेल्दी पॉडकास्ट आपका प्रोग्राम भी है, और आप चाहते हैं कि सब हेल्दी ही रहें, यही मिशन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का है। तो मुझे ये लगता है कि आप अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं एक देश की सेवा जो अच्छे माध्यम से कर पा रहे हैं, और मुझे इस पे मतलब प्राउड भी है, बिकॉज कहीं ना कहीं अल्टीमेटली सबसे जिसको बोला भी जाता है हेल्थ इज परम परम सुखम है, स्वास्थ्य इज परम सुखम है। जी। अगर आप हेल्दी हैं तो सब कुछ है आपके पास, बिल्कुल। और अगर सब कुछ होते हुए आप हेल्दी नहीं हैं तो आपके नहीं पास कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर। तो मेरा मानना है कि इसके थ्रू जी आप जो है सोसाइटी में अवेयरनेस लाइए, बहुत ज़रूरी है। ये इसने हमारी आँख कान सभी खोल दिए हैं। जो कोल्ड घटना हुई है, कफ सिरप घटना हुई है, और जो हमारा MR मार्केटिंग जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका रोल बहुत बड़ा है। हम लोग अपने रोल को छोटा करके देखते हैं। एक फार्मासिस्ट कैन चेंज द लाइफ। आपने खुद ही बताया मेडिसिन जो ज़रूरी है वही दीजिए ना। आप क्यों बता रहे हैं कि ये अवेलेबल है, यही इफेक्टिव है? वो नहीं है। बिल्कुल। दैट वे वी कैन डू दैट। और जाते जाते एक उन लोगों के लिए कि जो लोग मेडिसिन लेते हैं या खरीदते हैं, तो उनको आप एक चीज़ क्या कहना चाहेंगे कि जब भी आप किसी स्टोर से मेडिसिन खरीदें या कोई भी मेडिसिन आप खरीदें, जेनेरिक या कोई भी, तो उनको किन बातों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जो कि उनके लिए थोड़ा हेल्दी हो? मेडिसिन्स जब भी आप खरीदेंगे, नेचुरल सी बात है कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होगी जी। प्रिस्क्रिप्शन आपके पास रिसेंट होगी। मतलब हम लोग 15 डेज ज़्यादा ही टाइम बता रहा हूँ मैं। अगर प्रिस्क्रिप्शन किसी ने लिखा हुआ है तो विद इन ए वीक आप मेडिसिन खरीदते हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास लाइफ स्टाइल है कि हम जैकेट आज नहीं 10 दिन बाद खरीदेंगे, तो ये हमारे पास ये नहीं है। तो दैट मीन्स सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन आपका रिसेंट होना चाहिए। और जब आपको कोई मेडिसिन दे रहा है, फार्मासिस्ट दे रहा है, नेचुरल सी बात है, जन औषधि को हम पहले प्रेफर करते हैं। आप जन औषधि सेंटर पे जाइए, वो मेडिसिन आपको जो आपको दे रहा है उसमें आप देखिए, उसमें आपको बैच मिलेगा, उसमें आपको एक्सपायरी डेट मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग डेट मिलेगी। तो आप एक्सपायरी डेट ये भी नहीं देखिए कि बिल्कुल क्लोज टू एक्सपायरी डेट आ गई आपने कि कोई नहीं चलता है। आप मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए ना, मैन्युफैक्चरिंग के कितने क्लोज आप मेडिसिन को ले रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ लाइफ नेचुरल सी बात, टेस्टिंग के बाद बता दी उन्होंने 1 साल है, लेकिन वाई टू वेट दैट कि आपका जो लास्ट मंथ का ही एक्सपायरी हो आप मेडिसिन लो। अच्छा, आपने देखना है कि दैट शुड बी द हम लोग ये चीज़ें क्लॉथिंग, मोबाइल्स और चीज़ों पे तो बहुत करते हैं। हम मोबाइल लेने जाते हैं कि अरे इसकी मैन्युफैक्चरिंग 2 मंथ पहले की है, बहुत टेक्नोलॉजी चेंज हो गई होगी। मेडिसिन पे हम नहीं करते, क्योंकि वो मेडिसिन कहाँ से कैसे कैसे जाती है। हमारे यहाँ लॉजिस्टिक है, बहुत सारे इशू है। मान लो आपको कोई भी मेडिसिन है जिसको आपको जो टेम्परेचर है उसको फ्रीज में रखना है, ठीक है, फ्रीज में रखे हुए आपको मेडिसिन दे दी, यू आर इंश्योर दैट इट इज़ इन फ्रीज। और ट्रांसपोर्टेशन में या फिर स्टोरेज में, या कई बार आपको पता ही है कि लाइट का डिस्टरबेंस होने में डिस्टर्ब होती है लाइट, राइट। अब उसको तो टेम्परेचर वो चाहिए कंसिस्टेंट। एक टाइम भी फ्लक्चुएट हो गया, उसका रूम टेम्परेचर पे चला गया तो उसकी वैल्यू तो गई। सही बात है। इवन वो हो सकता है टॉक्सिक हो जाए, तो मेडिसिन का जो पर्पस था दैट इज लॉस्ट। सो आपकी इसकी स्टोरेज कंडीशन देखनी है, और जब स्टोरेज कंडीशन के हिसाब से जो मेडिसिन ले रहे हो, अपने एक्सपायरी डेट ये सारी देखते हुए, इंश्योर करते हुए, फिर आपने वो मेंटेन भी करना है। आपने आप घर पे आए, आपने रख दी मेडिसिन, उसका टेम्परेचर क्या है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उस टेम्परेचर पे आपकी मेडिसिन है तभी इफेक्टिव रहेगी, तभी आपका इफेक्ट देगा। और जितने जल्दी उसको आप कंज्यूम करो, जो भी सिरप हुए, हम लोग एक और प्रॉब्लम है हमारी जो घर में है, हम लोग लगा के रखते हैं सिरप पे ना। एक बार सिरप जो भी यूज किया,
2-3 बार में हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल गया तो उसको रख लिया, आधा बच गया तो हम लोग फिर उसको कभी हुआ दोबारा से उसको यूज करेंगे। ठीक है। मोस्टली जिनकी आप देखेंगे जो वॉल्यूम होता है सिरप का, वॉल्यूम वेरी स्पेसिफिक होता है कि अगर आपको एक बार प्रिस्क्राइब किया है तो उस प्रिस्क्रिप्शन में वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, वो कंज्यूम हो जाएगा आपका। आप ऐसा नहीं है कि वो 1 लीटर का दे देंगे, 500 ml का दे देंगे, 15 ml का दे देंगे आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 ml का दे दिया, 60 का दे दिया, 100 का दे दिया। उस हिसाब से ही इसका बनाया है, डोजिंग है कि वो कंज्यूम हो जाएगा। कंज्यूम नहीं भी होता है देन आपको रिलीफ मिल गया, उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड करिए। उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। हम तो ये कोई लाइब्रेरी नहीं है हमारी, कोई लाइब्रेरी नहीं है कि हम किताबें अच्छी रख रहे पढ़ेंगे। दैट इज नॉट। हमारे मेडल्स भी नहीं है कि मेडल सबको शोकेस में रख के देखेंगे। इमरजेंसी के लिए मेडिसिन रखना है, रखना चाहिए, वो भी अनओपन्ड हो, देन इट इज ओके। तो सर जो भी आप बात करते हैं एक्सपायरी डेट को लेकर के, तो एक्सपायरी डेट के बारे में भी बहुत सारे ह्यूमर है, पता नहीं क्या सच है क्या सही है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर एक्सपायरी डेट किसी मेडिसिन की हो भी जाए मान लीजिए, तो अगर उसके बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ लोग क्या कहते हैं, खास करके जो कप सिरप वाली होती है, यानी जो लिक्विड में होती है, कि एक्सपायरी डेट जो होती है वो उसके खुलने से शुरू होती है। जैसे ही आपने ढक्कन खोला तो अब उस चीज़ को जो है ये काउंट किया जाएगा। तो एक्सपायरी डेट को कैसे मतलब हम कैलकुलेट करें माइंड में कि देख के कि ये कब तक रियल में खतरनाक साबित हो सकती है, ख़राब हो सकती है? निश्चित तौर पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज की जो युवा पीढ़ी से लेके लोगों को एक्सपायरी डेट का बहुत जो ज्ञान है, मिथ्स ज़्यादा है मैं कहूँगा। जी। तो जो एक्सपायरी डेट लिखी जाती है उसका पर्पज़ ये है कि डिफरेंट प्रोटोकॉल के तहत जब उसकी टेस्टिंग की जाती है, इवन एक्सेलरेटेड टेस्टिंग करते हैं हम लोग, मतलब एडवर्स से एडवर्स कंडीशन देने की कोशिश करते हैं कि वो कितना टाइम पीरियड झेल सकती है, कितने लॉन्गर टाइम तक वो रह सकती है, और किसके बाद उसके जो है जो कंपोजिशन है डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। ओके। तो जो एक्सपायरी डेट एक्चुअल लिखी होती है, हम लोग तो जैसे अब मोबाइल का देखो वारंटी लिखा होता है 2 साल की वारंटी, तो हम 2 साल तक हमारा मोबाइल अच्छा ही चलता है, ऐसा तो नहीं है ख़राब हो जाता है। पहले हो जाएगा तो रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन 2 साल के 1 दिन बाद अगर ख़राब होता है तो क्या होगा? कुछ नहीं, वो वापस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसमें। सिमिलरली जो है, जो हमारी मेडिसिन है, हम लोग जो इंडस्ट्री का क्लेम है वो उसी डेट तक है। उस डेट के बाद अगर आप मेडिसिन लेते हो, खाते हो, उसके बाद कोई भी इफेक्ट आपके पास अगर आता है, हेल्थ हैजार्ड कुछ भी होता है, तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं है। लेकिन सिंस हमारा जो है सिस्टम इस तरह का है, उसकी स्टेबिलिटी इस तरह से टेस्ट की जाती है कि एक्सपायरी डेट के बाद भी अगर खाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने बताया 15 डेज, 1 महीने तक भी खा सकते हैं लोग, डिपेंडिंग अपॉन दी कैसी प्रिपरेशन है वो। अच्छा। मतलब वो टैबलेट है, कैप्सूल है। एक हमने चीज़ और बताई थी आपको, जो याद हो, थेरापेटिक विंडो, मतलब जहाँ पे मार्जिन कम है वहाँ तो हम प्ले नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ तक की बात है पैरेंट्रल्स जो डायरेक्ट हमारे ब्लड में दिए जा रहे हैं, या फिर लिक्विड डोसेज फॉर्म है, तो लिक्विड एक्सपायरी डेट तो वही रहेगी जो क्लेम की है, जो उस प्रोडक्ट पे लिखी हुई है। लेकिन वंस यू ओपन इट, आपने जब उसको खोल दिया, तो उसमें लिखा है कंज्यूम विद इन 15 डेज, विद इन 1 मंथ, डॉक्टर लिख के देता है, या फिर उस पर लेबल पे भी हम लिख देते हैं। इस पर लेबल पे आपको बहुत ही स्पष्ट अच्छे से लिखा मिल जाएगा कि खुलने के बाद इसको आप 15 दिन के अंदर, 30 दिन के, फिर आप एक्सपायरी डेट का वेट नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपायरी डेट है उस प्रोडक्ट की है, जब तक कि वो अनओपन्ड है। जैसे ही ओपन होता है देन उसका प्रोटोकॉल डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि अब जो है उसका डायरेक्ट एक्सेसिबल एनवायरनमेंट से हो रहा है। एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया से लेके बहुत सारे एसिलरेटिंग फैक्टर हैं। अल्टीमेटली क्या है कि जो मेडिसिन है जब तक क्लोज है, तो जो इंटरनल चीज़ें हैं उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो सच है, उसमें प्रिजर्वेटिव से लेके आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जिसकी वजह से वो सेल्फ लाइफ जो दी गई है वो तो सस्टेन कर लेगी, उसके बाद भी प्लस माइनस 5% 10% जो भी है उतना कर लेगी। लेकिन वंस इट इज़ ओपन देन इट इज़ एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट हैजार्ड, जिसके अंदर एनवायरनमेंट बैक्टीरिया, डस्ट से लेके मॉइस्चर से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं उसकी जो है फिर अब जो एक्सेलरेशन, डिग्रेडेशन को एक्सेलरेट कर देगी।
ओके। तो वो अब 2 साल नहीं रह जाएगी उसकी हाइफ लाइफ। हाँ। खुलने के बाद 1 मंथ 15 दिन जो अच्छा। डेट दी है उसके अंदर कंज्यूम करना है। अगर इसीलिए हमने बोला जो हमने जो लिक्विड मेडिसिन हैं जी वो शोकेस की तरह इस्तेमाल नहीं करना है, घर पे रखना नहीं है। घर पे नहीं रखना है। जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दी गई है वो प्रिस्क्रिप्शन भी इस तरह से दी गई, उसमें लिख दिया गया है और वॉल्यूम भी उसी तरह से दिया गया है। आप देखा बच्चों का ड्रॉप्स जो देते हैं जी हम जी। लोग, वो बहुत कम वॉल्यूम में होता है। हाँ हाँ, छोटा। 5 ml 15 ml जी, ज़्यादा जी। से ज़्यादा। जी। और ये कहा जाता है कि ये 3 ml या जो भी है वॉल्यूम 1 ml जो भी लेना है आपको, ये 1 हफ्ते तक के लिए लेना है। तो वो कंसीडर किया जाता है कि 1 हफ्ते के अंदर ये मेडिसिन ख़त्म हो जाएगी, यूज हो जाएगी। लेकिन होता है क्या है कि हमारी कंप्लाइंस वीकनेस है, हमने 2 बार ली या 1 बार मिस हो गई, फिर अगला कंटिन्यूटी कर दिया, उस वजह से वो वॉल्यूम कुछ बच गया उसका। और वॉल्यूम आपने उसको ऐसा सोच लिया कि इसकी एक्सपायरी डेट तो बहुत है, हाँ, खा इसको लो हम तो लोग नेक्स्ट टाइम भी यूज कर लेंगे। हाँ। तो दैट इज़ नॉट द केस। ओके। और तो जो सर एक्सपायरी डेट है इसकी जो 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 हम लोग टेस्टिंग करते हैं, जी जी अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग हिसाब से की जाती है। जी लिक्विड सिरप की है, अब उसमें कितने टेम्परेचर पे सस्टेन करेगी वो, कितनी ह्यूमिडिटी लगी। अब टेम्परेचर आपको पता है, मेडिसिन तो पैन वर्ल्ड चलती है, अब अफ्रीका या कहीं भी कंडीशंस कैसी हैं, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन क्या है, उन सबको कंसीडर करते हुए स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती हैं। हम लोग उनको हार्श टेम्परेचर, हार्श मॉइस्चर वो सब देख के देखें। तो उसमें ये कहा जाता है कि जो आपको सेल्फ लाइफ दी है, जो एक्सपायरी डेट दी है वो सस्टेन करेगी। उससे पहले उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली आप जो कंडीशंस प्रोवाइडेड हैं उनको आप फॉलो करते हो। उसके बाद भी वो कुछ समय के लिए अब 10 डेज 15 डेज का मार्जिन मिल सकता है, लेकिन लेना नहीं है, दैट इज नहीं। और इवन हम तो ये कह रहे हैं कि आप मार्जिन उधर ना दे के इधर दे दो। भाई जब मार्जिन कोई देता है आपको तो प्लस माइनस देता है। वो कहता है कि 5 डेज प्लस माइनस दे दिए, तो आप प्लस क्यों ले रहे हो, माइनस ले लो, इधर लीजिए फॉर द सेफ्टी। बिकॉज शरीर हमारा एक बार ही मिला है, एक बार ही इसको हेल्दी रखना है उसको। बिल्कुल सर। तो हमने जो छोटी छोटी गलतियां हैं जी वो बचना है और दूसरे लोगों को बचाना है जी। जो आपका मिशन है वो यही है कि लोगों को अवेयरनेस पहुंचे, बिल्कुल, और हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, नेवर सेकंड। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको भी जो कफ सिरप कैसे टॉक्सिक हो सकता है, कफ सिरप से किसी की जान जा सकती है, ये शायद पहले कोई समझता भी नहीं था, दिमाग में ऐसा आता भी नहीं था, क्योंकि ये आसान था, हर कोई लेता था। लेकिन उसके अंदर क्या चीज़ ऐसी होती है कि कफ सिरप पीने से जो है मासूमों की जान चली गई। कैसे आपको पहचानना है कि अच्छी ड्रग यानी अच्छी जो मेडिसिन है वो कैसे आपको लेनी है, इस पूरे पॉडकास्ट में आपको जो है वो पता लगा भी होगा आपको। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेडिसिन्स के रिगार्डिंग या एक्सपायरी डेट के रिगार्डिंग या कोई आपकी क्वेरी है जो मेडिसिन्स के रिगार्डिंग है, वो आप इस कमेंट में लिख सकते हैं। मैं सीधा सर से जो है उसका जवाब आप तक पहुंचा दूंगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद।